बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल बुयू का हम मुताला कर रहे थे। तो किताबुल बुयू में हमारी जो अहम बात जो लास्ट टाइम जिसको हमने डिस्कस किया था वो थी शुरूतुल बुयू के बै की कंडीशंस जो है ना, कंडीशंस क्या है, यानी बै के सही होने के लिए क्या कंडीशंस, किन शुरूत का होना ज़रूरी है। तो हमने कहा था कुछ शुरूत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ आक़िदैन से है, पार्टीज से है, ठीक है, जो बै करने वाली हैं। उसमें दो चीज़ें अहम हैं, एक ये कि वो उनमें अक़ल हो और दूसरा ये कि उनमें तमीज़ हो, ठीक है, साहिब अक़ल हो और साहिब तमीज़ हो। इसमें बच्चे की बै का ज़िक्र आ गया या मजनून आदमी की बै का ज़िक्र आ गया, हमने कहा कि वो सही नहीं है। दूसरी जो शुरूत हैं, कंडीशंस हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो मबी से है, उस ऑब्जेक्ट से है, उस शय से है कि जिसकी ख़रीद फ़रोख्त की जा रही है, सेल एंड परचेज़ हो रही है, ठीक है, उससे मुताल्लिक़ कुछ शुरूत हैं जिनका हम मुताला कर रहे हैं। तो तकरीबन 4 शराइत को हमने डिस्कस किया था। पहली शर्त क्या है? तहारतुल ऐन, यानी नजस की बै नहीं होगी। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। जो चीज़ नजस है, जो नापाक है, जो पलीद है, उसकी बै नहीं होगी, ताहिर चीज़ की बै होगी। इसमें मुख्तलिफ बहसें आई थी फिर, जैसे कुत्ते की बै, ठीक है, एक बहस पैदा हुई, ठीक है। इसी तरह खिंजीर की बै, अल इंतिफाउ बिही, ठीक है, कि जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो, उसकी बै। मिल्कियतुल आक़िद लहू, कि उस चीज़ की बै जो आक़िद की मिल्कियत में हो, ओनरशिप में हो, जो उसकी ओनरशिप में नहीं है उसकी बै वो नहीं कर सकता। क्लियर है बात, मतलब वाज़ेह है, ठीक है। जिसका वो मालिक ही नहीं बना उसकी बै वो नहीं कर सकता, या जिसका वो मालिक ही नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे चोरी का माल है। अल-कुद्रा अला तस्लीमिही, यानी उस चीज़ की बै वो कर सकता है कि जिसकी हवालगी क्या हो, सपुर्दगी, जिसकी डिलीवरी मुमकिन हो। जिसकी डिलीवरी मुमकिन ना हो तो उसकी बै वो नहीं कर सकता। ये बहस हम पढ़ रहे थे। हाँ, कोई हरज नहीं, हाँ फिर हमने कहा था ना, मिसालें ऐसी थी कि उसके हाथ में तोता था, वो बेचने लगा, वो उड़ गया, ठीक है। अब उसने कहा ये मैं तुझे बेचता हूँ, पकड़ के दे दूँगा। अब इस पे फुक़हा ने बहस की है कि नहीं, इसकी हवालगी मुमकिन नहीं है। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद खोल लेते हैं, इसको आज फिर खोल लेते हैं। जी 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 जी, ऐसे ही है। मुतय्यन, अगर मिकदार मुतय्यन हो, हाँ मिकदार मुतय्यन नहीं, हाँ जहालत जो है ना, जहालत यानी शय मजहूल, उसको आप नहीं बेच सकते, ये असल में, ठीक है। तो चौथी शर्त यही थी कि माकूद अलैह जो है, जिसके बारे में बै हो रही है, जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, उसको शरई तौर पे या हिस्सी तौर पे उसकी हवालगी, उसकी डिलीवरी मुमकिन हो। जैसा हमने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रवायत है मुस्नद अहमद की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मछली जो पानी में है उसको मत ख़रीदो, क्योंकि इसमें धोखा है, ठीक है। अब वो कहे ना कि इस डैम में जितनी मछली है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ इतने में, अब वो सारी उसके हवाले कर भी नहीं सकता, सारी मछली को पकड़ना उसके लिए मुमकिन भी नहीं है। इसी तरह एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने मना किया गोताखोर के गोते से, ज़रबतुल गाइस कहते हैं इसको, यानी पुराने ज़माने में गोताखोर होते थे जो गोताखोरी करके चीज़ निकाल के लाते थे आपके लिए दरिया से, तो वो सर्विसेज फराम करते थे। तो एक बंदा आता था तो वो कहते थे यार मैं गोता लगाऊंगा तुम्हारे लिए, इतने पैसे लूँगा, जो चीज़ निकली मुझे नहीं पता, हाथ में मोती आता है या हाथ में जो है वो कोई और चीज़ आती है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया, क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या है, वो शय क्या है, मजहूल है, अननोन है, जिसकी बै हो रही है, जिसका सौदा हो रहा है।
इसी तरह से वो परिंदा जो हाथ से उड़ जाए उसकी बै। तो इसके बारे में अक्सर उलमा ये कहते हैं कि ये बै सही नहीं है, ये बै सही नहीं है। जमहूर उलमा का कहना यही है। हाँ, वो कहते हैं कि सिवाय नहल के, शहद की मक्खी के, वो वापस छत्ते में आ जाएगी, उसने छत्ते में ही आना है, वो उड़ भी जाए तो उसकी बै दुरुस्त है। तो बात वही है कि जिसकी, असल में वो सारी बहस इस पे घुमा रहे हैं कि जिसकी हवालगी जो है वो मुमकिन हो, जिसकी स्पुर्दगी जो है वो मुमकिन हो। इसी तरह से असबुल फ़हल, इससे भी मना किया गया, रवायत में है, जैसा कि सही बुखारी की रवायत है, जिसे कहते हैं जानवरों का जो स्पर्म फ़रोख्त करते हैं, इससे मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जमहूर उलमा जो है वो उसकी तहरीम के कायल हैं कि ये हराम है। जैसे बैल होते हैं और मतलब वो आला नस्ल के जो होते हैं, हाँ, उनके वो फ़रोख्त किया जाता है। हाँ, उसमें अलबत्ता ये बात मौजूद है कि अगर कोई उसके ऊपर कुछ पेमेंट कर दे तो उसमें कोई हरज नहीं, सौदा दुरुस्त नहीं है, उसका सौदा दुरुस्त नहीं है। यही है कि आपने तय नहीं किया, हाँ, तय नहीं किया और किसी ने आपको दे दिया, इसको कहते हैं इस्तिलाह में करामा, यानी एहतरामन आपको कुछ दे दिया। जैसे एक मौलवी साहब तय करके आते हैं, भाई 3 घंटे लगाऊंगा, इतने पैसे लूँगा, ठीक है, ये तो बै हो गई ना, ठीक। और एक ये है कि वो आते हैं और लोग बाद में उनको जो है वो कुछ उनको दे देते हैं, ये और चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ चीज़ों को इसलिए मना किया कि वो बेचने की चीज़ें नहीं हैं, उसमें मुसलमानों को वैसी ताउन करना चाहिए। कुछ चीज़ों को इसलिए मना किया गया, लेकिन इसमें बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त भी दी है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अगर एक मुद्दत मालूम तक के लिए हो, जैसे हसन बसरी, इब्न सिरीन वगैरह और इमाम मालिक और शवाफ़ी और हनाबिला की एक जमात, यानी फ़ुक़हा का इसमें इख्तिलाफ़ है, इसमें इख्तिलाफ़ है। इसी तरह बकरी के थनों में जो दूध है उसकी बै, कि इस बकरी के थनों में जो भी दूध है ना वो मैंने तुम्हें दिया, मिकदार नहीं है। अच्छा, वहाँ पे भी ये नहीं होता था, वहाँ अब तो ये फील्ड अलहदा हो गई ना कि उस स्पर्म निकाल के रख लेते हैं, ये और चीज़ है, समझ रहे हैं ना बात? हाँ हाँ, वो और चीज़ थी। जब तक जो है उस स्पर्म जो है वो मेल जो जानवर है, अब आपको नहीं मालूम, उसको असबुल फ़हल कहा गया, उसको बेचना जो है वो दुरुस्त नहीं। एक तो उसके मजहूल होने की वजह से, और दूसरा इस वजह से भी कि ऐसी चीज़ों में शरीयत का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये वो चीज़ें नहीं हैं कि इन पे भी तुम जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दो। जैसे वो सूरह माउन में ना, वयमनऊन अल माउन, मतलब ऐसी चीज़ों में इंसान को वैसी ताउन कर देना चाहिए। इसका मतलब ये कि वही कंडीशन में जाते थे कि ये जो जानवर है इसको जो भी स्पर्म में ये मतलब तो इस तरह से बच्चे के बारे में कहते थे कि इसको नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगाते थे, ये नहीं लगाते। वो जुफ्ती करवाने के जो है वो पैसे लेते थे, उसको मना किया गया। इसी तरह से जो है वो दूध जानवर के थनों में, हाँ, अगर मुतय्यन कर ले कि अगर ये कहे ना इस भैंस के थनों में जितना दूध है वो सब तुम्हारा, अब वो गैर मुतय्यन हो गया ना। हाँ, अगर वो कहे कि जितना निकलेगा 120 रुपये किलो के हिसाब से तुम्हारा, अब ये मुतय्यन हो गया, अब इसकी बै जायज़ है, ठीक। मिकदार मुतय्यन होगी तो फिर ठीक है, अगर मिकदार मुतय्यन नहीं हुई तो फिर ठीक नहीं। जी, 5वीं क्या है? मिकदार है ये अंदाजे पे ही होता है।
कि जैसे एक बाग है उसके अंदर फल लगा हुआ है, तो ये सारा फल जो है वो चक्कर लगाते हैं और उसका रेट तय कर देते हैं कि ये सारा फल इतना है। आगे आ रही है बात इसमें। पांचवा क्या है कि मबी और समन दोनों मालूम होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक मजहूल है, अननोन है, तो फिर बै सही नहीं है। यानी कीमत, प्राइस वो भी मुतय्यन हो और मबी भी मुतय्यन हो, जो चीज़ बेची जा रही है। बायर जो है वो मबी को मुतय्यन करे कि ये मैं बेच रहा हूँ, कस्टमर जो है वो कीमत का तयन करे। इसमें एक सवाल है कि जैसे आजकल ये किस्तों वाला कारोबार चल रहा है, मिसाल के तौर पे गाड़ी लेना चाह रहा है, घर के लिए मुतय्यन करता है। जैसे कोई फ्रीजर लेने गया, उसने कहा ये 50,000 का, अगर आप किस्तों में लेते हैं तो आपको कुछ 55,000 का लोन। ये बड़ा एक आपको पता है कॉमन सा बन गया। वो आगे आ रहा है, वो अलहदा बै है। एक बै है जिसे बै जिज़ाफ कहते हैं। बै जिज़ाफ का मतलब है ढेर की बै। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये ढेर की बै हो जाती थी। ढेर की बै मतलब गंदम का ढेर पड़ा है, वो कहता है यार मैंने तोला नहीं है। तो वो लोग आते थे, जो माहिर होते थे ना, उन्हें अंदाज़ा होता था यार ये इतना है, और वो उतना ही निकलता था, एक मन है। और जो उस कारोबार में उन्हें पता चल जाता है, हाँ वो कोई, तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसकी इजाज़त दे दी, ढेर की बै की इजाज़त दे दी। इसे बै जिज़ाफ कहते हैं, क्योंकि वो भी एक एतबार से मुअय्यन की बै, एक एतबार से। लेकिन आम तौर पे जो है वो इसको दुरुस्त करार नहीं दिया गया, ठीक है, कि मबी मालूम ना हो, क्योंकि इसमें मबी तो मालूम हो गया ना, अगरचे उसकी मिकदार उस तरह से तोली नहीं गई, लेकिन एक एतबार से मालूम। उसकी बै जो मजलिस में मौजूद ना हो, तो आकिदैन के लिए मजलिस में होना जो है वो ज़रूरी नहीं। आकिदैन जो है, जो दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए मजलिस में होना ज़रूरी नहीं है। मतलब एक पार्टी की बिहाफ पे उसका वकील, उसका एजेंट भी तो बै कर सकता है ना, कर सकता है। और फिर उस शय की बै, उस शय की बै कि जो शय मजलिस में मौजूद ना हो, उसकी भी बै जायज़ है। यानी दो पार्टीज़ बैठी हैं, जिस चीज़ की सेल एंड परचेज़ हो रही है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है मजलिस में, तो उसकी बै जायज़ है। अभी ये इसमें बात आ रही है ना कि जो मबी है वो मुतय्यन होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। बस वो मालूम हो, अगरचे वो मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी की बै कर रहे हैं, अब आपको पता है गाड़ी मतलब, ठीक, एक मालूम शय, फ़लाँ गाड़ी की बै कर रहे हैं, फ़लाँ प्रॉपर्टी की जो है वो बै की जा रही है। जैसे इन्होंने ये लिखा है, सही बुखारी की रवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से, कि वो ये कहते हैं मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से सौदा किया, ठीक है, वादी के माल का, उस माल के बदले में जो कि खैबर में था। तो अब जब सौदा किया तो ज़ाहिरी बात है कि एक माल जो है वो वादी में था और दूसरा जो है वो खैबर में था, यानी एक्सचेंज किया ना, ज़मीनों की, ज़मीनों का तबादला किया। तो गोया मजलिस में वो माल मौजूद नहीं भी है तो उसकी बै हो सकती है। अमूमन जैसे ऑफिस में लोग बैठ के बै कर रहे होते हैं ना। हाँ, अलबत्ता एक और रवायत में हज़रत अबू हुरैरा से कि जिसने कोई चीज़ ख़रीदी जिसको उसने ना देखा हो, मन इश्तरा शैयन लम यरहु फलहुल खियारु इज़ा रअहु, जब वो उसको देख लेगा फिर उसके पास इख्तियार है। समझ रहे हैं बात? यानी मबी गैर हाजिर है तो बै उसकी हो जाएगी, बै उसकी हो जाएगी। अगर वो सौदा करना चाहे तो बै उसकी हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर जब वो देखे और उसको लगे कि यार ये तो वो नहीं है जो मैं चाह रहा था, तो इसके पास सौदा वापस करने का इख्तियार है, ठीक है। आम तौर पे लोग ऐसा नहीं करते बगैर देखे बै, लेकिन हम एक वैसी एक बात कर रहे हैं कि बाज़ चीज़ें जो है ना इतनी मारूफ होती हैं कि वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए लोग आर्डर पे चीज़ें भी बनवाते हैं ना, वो इसलिए उनको पता होता है कि यार ये ऐसी चीज़ है, इसका मैंने आर्डर किया, ठीक है।
अब ऑनलाइन जैसी चीज़ें जो है वो ख़रीदी जाती हैं। अब आप कोई मोबाइल अगर किसी ब्रांड का ले रहे हैं, आपको पता है कि ये ब्रांड है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये चीज़ है, तो चलो इतने में सौदा हो गया, ठीक है, सौदा हो गया। अब अगर वो चीज़ ना निकली तो उसको इख्तियार है कि वो उसको वापस कर दे। वो फेक निकला, 2 नंबर निकला, ठीक, इस तरह से, वो तो उसके ऊपर गुनाह है ना, फिर वो तो उसके ऊपर। उसकी बै जिसकी रोयत में मुशक्क़त हो, यानी जिसकी रोयत जो है ना वो मुमकिन ना हो, या मुमकिन भी हो तो बहुत मुश्किल है, तो ये बै भी जायज़ है। मिसाल के तौर पे अब आप जो है वो गैस ख़रीदते हैं, LPG, अब बंदा कैसे देखेगा उसको, ख़रीदेगा बस, ठीक है, वैसा नहीं होगा। तो वो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी रोयत मुमकिन नहीं है या उनकी रोयत में बहुत मशक्क़त है, तो वो बग़ैर देखे आपको ख़रीदनी पड़ती है, तो वो बै भी हो जाती है, कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कोई मेडिसिन ली है, अब मेडिसिन तो पैक्ड है ना, अब आपको क्या पता वो 4 पैकिंग के अंदर है, वो 4 पैकिंग खोलने के बाद फिर पता चलेगा अंदर क्या है, ठीक है, कोई हरज नहीं। बाज़ फ़ुक़हा ने तो ये भी कहा है कि टमाटर वगैरह, आलू, यानी ऐसी सब्ज़ियाँ जो ज़ेरे ज़मीन होती हैं, उनकी बै जो है वो फ़ुक़हा की एक जमात जायज़ करार देती है। वो कहते सब्ज़ी मुतय्यन है ना, बट ठीक है, गाजर सबको पता है, गाजर होती, मूली होती जी, वो आगे बात अलहदा आ रही है। अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिसको देखा नहीं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, वो बात हम अलहदा से पढ़ेंगे जी। बै जिज़ाफ़, अभी पहले भी जो है वो इसकी थोड़ी सी बात गुजरी है। ऐसी चीज़ की बै जिसकी मुतअय्यन मिक़दार मालूम ना हो, यानी वो शय मालूम है कि जिसकी आप बै कर रहे हैं और उसकी मिक़दार भी सामने है, लेकिन मुतअय्यन मिक़दार मालूम नहीं। बै जिज़ाफ़, ये स्पेलिंग लिखी हुई है। बै जिज़ाफ़ उसको कहते हैं कि जिसकी मिक़दार जो है वो मुतय्यन तौर पे मालूम ना हो। ये बै सहाबा के ज़माने में, रसूलुल्लाह के ज़माने में होती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि सहाबा जो है वो खाने की चीज़ें ढेर की सूरत में बेच देते थे, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना किया कि वो मुंतकिल करने से पहले ना बेचें। समझ रहे हैं बात, यानी मंडी में एक ढेर लगा हुआ है, लोग अपनी गंदम बेच रहे हैं, इसने यहाँ पे ढेर लगाया हुआ, उसने वहाँ पे चावलों का ढेर लगाया हुआ, इसने वहाँ पे जो है वो जौ का ढेर लगाया हुआ, लोग बेच रहे हैं। तो आपको बंदा आता है, वो ख़रीद लेता है उसको, यार ये ढेर मैंने ख़रीदा चावलों का, ये मैंने ख़रीद लिया, ठीक है, गंदम का। तो अब अल्लाह के रसूल ने इससे तो मना किया कि वहाँ उसको बेचे ना, यानी ख़रीदार ने वो ख़रीद लिया, अब वो क्या कर रहा है, एक और बंदा आ गया, चलो यार ये इतने का ले, इतने का तुम ले लो, नहीं, इससे मना किया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फ़नहाहुमुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबीउ हत्ता यनकुलू, कि वो उसको मुंतकिल पहले करें, यानी अपने ठैये पे पहुंचाएं, अपने गोदाम में उस चीज़ को पहुंचाएं, जिसे कहते हैं कि अपना कब्ज़ा पूरा ले लें। उधर नहीं, उधर ही दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। मतलब आपने एक चीज की पेमेंट कर दी है, अब उसका रिस्क आप पर ट्रांसफर हो गया, मतलब ये जो चीज़ पड़ी है, अब चाहे ये ख़राब हो जाए, ये इधर पड़ी है, ये मेरी है, चाहे इसमें से हो सकता है मिकदार की वो ज़्यादा निकले, लेकिन ये अब मेरी है, इसका रिस्क मेरे पे ट्रांसफर हो चुका है, अब मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है, जगह उसकी है, लेकिन ठीक है, रिस्क मेरा है। हमने हदीस के पीछे चलना है या फिर हमने आलिम के पीछे चलना है? बात यह है कि वो हदीस को इंटरप्रेट करें,
सबसे पहले वो हदीस को इंटरप्रेट करें कि हदीस के क्या माने हैं, फिर अपनी राय बयान करें। जी हाँ नहीं नहीं, देखिए ना, कानू यतबायाऊन ताम जिजाफन, खाने की जो चीज़ें होती थीं, अजनास होती थीं, वो उनकी बै कर लिया करते थे जिजाफन, जबकि वो ढेर की सूरत में होती थी, ढेर की बै होती थी, बै जिजाफ इसको कहते हैं। तो ढेर जो है ना वो तफसीली तौर पे गैर मुतय्यन होता है। नहीं, हाँ हाँ, तो वो जायज़ है ना। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो इसलिए जायज़ नहीं है कि वो ढेर की बै कर रहा है, दूसरी ट्रांजैक्शन इसलिए नाजायज़ है कि अभी उसका कब्ज़ा नहीं हुआ। कब्ज़े से क्या मुराद है वो हम आगे पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मिकदार का मसला नहीं, पोजेशन का ही, पोजेशन का ही, हाँ, मालिक नहीं बना। और उसकी वजह यह है कि मसनूई तौर पे कीमतें जो है वो चढ़ेंगी, मसनूई तौर पे चढ़ेंगी, यानी वो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, उसने उस पर कोई ख़र्चा नहीं किया, पहले ख़र्चा करे ना फिर उसके इवज़ कमाए, उसने खर्चे उसने वहाँ पे बेच दी, तीसरा आएगा वो वहाँ बेच देगा, चौथा आ जाएगा, इसमें किसका नुकसान है? एंड कस्टमर, एंड यूज़र का। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने जिज़ाफ से मना नहीं किया, इससे मना अलबत्ता कर दिया कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए बगैर ना बेचो। हाँ, पोजेशन की वजह से, हर शिक्षा के साथ उम्मी है या सिर्फ ये जिराफ के साथ? अजनास के अलावा भी, अजनास के अलावा भी, ठीक है। तो मुतय्यन चीज़ भी आपने कोई एक चीज़ खरीदी है, मोबाइल का नाम खरीदा है, आप उसको पहले कहीं और लेके जाएंगे, फिर बेच सकते हो, ये मतलब अपने ठैये पे लेके जाए, अपने ठैये पे, उसके ठैये पे नहीं। जी, अलबत्ता ये है कि बै के अलावा वो उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है, यानी उसी जगह जो ढेर उसने ख़रीदा है, अब वो उसमें से कोई उठा के खाना शुरू कर दे, ठीक है, कोई हर। तो बै के अलावा जो है ना वो तसर्रुफ़ कर सकता है क्योंकि उसका मालिक बन चुका है। हाँ, अब अलबत्ता अगर वो उसकी बै करना चाहता है तो वो पहले उस माल को मुंतकिल करे, अपने मुकाम पर लेके जाए। एक शख्स की दुकान है कपड़े की, अब वो दुकान और उसके अंदर जितना माल है वो इकट्ठा बेच रहा है, तो ये भी जिसाफ में आएगा कि अंदर जो माल पड़ा हुआ है वो मुतय्यन तो नहीं है कि कितना है या उसकी क्या माल है, लेकिन वो बस एक अंदाज़न कीमत हो जाएगा। बै जिज़ाफ ऐसे ही जो कपड़े का कारोबारी है ना, तो वो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कितने का पड़ा है, उसे अंदाज़ा हो जाता है। जी, डिस्कशन है कि मिल्कियत ट्रांसफर का होती है, मिसाल के तौर पे एक सौदा हुआ गोदाम में, ये माल है, ये सौदा हुआ, लेकिन अब उसमें मुंतकिल नहीं किया और आग लग गई, वो नुकसान किसका है? जिदार का या आगे आ रहा है, अलहदा आ रही। तो कब्ज़े से पहले पोजेशन से पहले बै जो है ना वो उसकी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो तसर्रुफ़ात हैं जो मिल्कियत से साबित होते हैं वो उसमें कर सकता है। अच्छा, इसमें फ़ुक़हा ने जो हिकमत बयान किया उनमें से एक हिकमत ये भी है कि अगर इसकी इजाज़त दे दी जाएगी ना तो फिर ये यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। फिर यह है कि एक आदमी ने एक चीज़ बेची, दूसरे ने उससे ख़रीदी, उसके पास अभी नहीं पहुँची और डिलीवरी होनी है ना, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन ख़रीद ली, उसके पास नहीं पहुँची और वो आगे बेच देता है,
और वो चीज़ रास्ते में क्या हो गई, ज़ाया हो गई। तो इस किस्म के अंदेशे भी जो है वो फ़ुक़हा ने कहा है कि यहाँ पे मौजूद है, यानी ये बै गरर है, एक ऐसी चीज़ जो उसके पास है नहीं वो उसको बेच रहा है, तो इसलिए इसको मना किया गया। नहीं, वो जायज़ नहीं। इसकी बेसिस पड़ती है, एक ट्रांजैक्शन पूरी हुई नहीं होती तो बीच में वो भेज देते हैं। नहीं, वो हम ये कह रहे हैं ना, बै पे बै वो आगे आ रहा है, वो सेकंड बै के हम वही है ना, वही हम कह रहे हैं ना कि वो सौदे पे सौदा कर रहा है ना, सेकंड बै। पहली बै को हम नहीं कह रहे, पहली बै में तो बयाना कोई हरज नहीं है ना। हाँ, पहली बै में तो कीमत उसने डेफर कर दी ना, कोई हरज नहीं है उसमें। हाँ, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, हाँ वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। चाहे उसने कागजों में लिखवाया हुआ कि जी मैं इसको बेच सकता हूँ, कागज़ों में लिखवा ले, जारी बात है, हम तो शरन देखेंगे ना। जैसे ये हकीम इब्न हिज़ाम की रवायत है कि उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ चीज़ें ख़रीदता हूँ और बेचता हूँ, मतलब कुछ सौदा करता हूँ, तो मेरे लिए क्या हलाल है क्या हराम है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जब कोई चीज़ तू ख़रीद ले तो उसको उस वक़्त तक फ़रोख्त मत कर जब तक वो तेरे कब्ज़े में ना आ जाए, जब तक तेरे पोजीशन में ना आ जाए। लेकिन इसमें ये होता है सर, लोग आधी पेमेंट दे के, जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं, पीछे बात की कि आधी पेमेंट दे के वो कब्जा बेच देता है। अगर वो चीज़ उसके कब्ज़े में आ गई है फिर उसको बेच सकता है, फिर उसको बेच, बेशक उसने बाकी पेमेंट देखें वो उसका उधार है, उधार उसका 70 लोगों से चलता रहा, हमें उधार से क्या है। असल बात तो ये है कि चीज़ उसको मिल गई है और पेमेंट उसकी उधार होगी, है बै मुकम्मल होगी। लेकिन अगर मामला ये है कि चीज़ भी उसको नहीं मिली, पेमेंट भी उधार है, तो फिर सौदा क्या हुआ है मतलब एक चीज़ होती है ना, चीज़ मिल गई, पेमेंट उधार हो गई, ठीक, पेमेंट एडवांस की है तो चीज़ बाद में मिल जाए, कोई हरज नहीं है। अभी चीज़, हाँ हाँ हाँ, पूरी कर दी है, चीज़ नहीं मिली, नहीं बेच सकते। किसी का डीएचए में प्लॉट है, पोजेशन डीएचए ने नहीं दी और वो कहता है कि 30 लाख में मैंने प्लॉट बेचा है, मैं सिर्फ 30 लाख का 5 लाख बयाना कर देता हूँ और 25 लाख उसको कहता हूँ 3 महीने में देता हूँ, और उस प्लॉट को मैं आगे 3 महीने में 40 लाख का बेचता हूँ। अब इसमें कब्जा तो पीछे से नहीं मिला। हाँ नहीं, ये इसकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है ना। वो तो राइट होता है ना, नहीं, आपने प्लॉट तो बिकता है, तो फाइल बिकती है, फाइल का मतलब है राइट टू फाइल मीन पोजेशन नहीं, प्लॉट ही है, नहीं वो है प्लॉट ही है। मुझे पता चल गया मेरे के सामने वाला प्लॉट है, लेकिन अभी मुझे इस पे इख्तियार नहीं है करना, वो मुझे साथ हो सकता है। हाँ बस कब्ज़े का यही मतलब है, कब्ज़े का मतलब आगे आ रहा है ना, बस वो अगले यही मान है, मान अल कब्ज़, ठीक है, यही हम पढ़ने लगे। बै गरर कहते हैं धोखे की बै को, जिसमें धोखा हो इंसान से, जिसे कहते हैं ना हाथ हो जाए इंसान से। बै गरर, गरर इसी से मगरूर है ना, जो इंसान धोखे में होता है, मगरूर धोखे में अपने आप को कुछ समझ रहा होता है ना, गुरूर इसी से। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि लोग जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई खाने पीने की जिन्स ख़रीदते थे, ठीक है, गल्ला अनाज वगैरह जिज़ाफ़ की सूरत में, ढेर की सूरत में, तो उन्हें ये कहा गया था कि वो उस वक़्त तक ना बेचें जब तक कि वो अपने अड्डे पे ना ले जाएं उसको, ठीक है। अच्छा, इससे मुस्तस्ना वो ये कहते हैं कि बै और नकदैन है, दो नकदियों की बै, ये इससे मुस्तस्ना है, ये इससे एक्सेप्शन है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं दीनार में ऊँट फ़रोख्त करता हूँ और दराहिम ले लेता हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी। समझ रहे हैं बात? ये बैउन नक़दैन, ऊँट फ़रोख्त किया है दीनार में, बाद में मैंने कहा 100 दीनार में तो मैं ये ऊँट दिया, बाद में मैंने उसे कहा कि यार मुझे ना दिरहम दे दो, 100 दीनार के जितने दिरहम बनते हैं मुझे वो दे दो, मुझे दिरहम ज़रूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी। ये बैउन नक़दैन है, ठीक है। यानी बैउन नक़दैन में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो, अब देखिए ना, दीनार उनके पास आया नहीं है, समझ रहे हैं बात, उनके पास आया नहीं, उससे पहले उन्होंने उसको क्या किया, फ़रोख्त कर दिया। यानी यहाँ बेसिकली 2 बै हुई हैं, अगर गहराई में जाएं तो 2 बै हुई हैं। एक ये कि उन्होंने ऊँट का सौदा किया दीनारों में, और दूसरा दीनार का दिरहम के साथ सौदा किया। लेकिन वो तो दीनार दिरहम जितने भी उन्होंने लिए वो तो दीनार की जो कीमत मुकर्रर थी वो, हाँ, वो उसी की निस्बत से, हाँ निस्बत से होगा ना। लेकिन इसको बै सरफ कहते हैं ना, करेंसी की बै, ये अलहदा से एक बै, करेंसी की बै। जैसे हमारे यहाँ ये सारे करेंसी वाले बैठे हैं, ये यही काम कर रहे हैं ना, बै सरफ ही तो कर रहे हैं ना। इसके अंदर कंफ्यूजन है कि जब वो पेमेंट एक्सचेंज रेट बैक के वक्त का होगा कि जब पेमेंट करेगा तब का होगा। आज मैं डील करता हूँ, आज 160 का डॉलर, और चलो महीने बाद पेमेंट करनी 180 पे चला, बै के वक़्त का जिस पे सौदा तय हुआ है। जैसे आप सोना लेने जाते हैं उनका कीमत लगने जाती है, जिस दिन आपने वो सोना खरीदा होता है उसी दिन की वो कीमत जाती है, उसी दिन। चार्ज की जाती है। मानल कब्ज़, कब्ज़े से क्या मुराद है, ठीक है। तो अगर तो कोई ज़मीन है जिसे कहते हैं गैर मनकूला जायदाद, गैर मनकूला जायदाद से क्या मुराद होता है, जिसका इंतकाल ना हो सको। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी एसेट है, आप हाथ में लिए फिरते हैं, जेब में डाले फिरते हैं, पैसे हैं या गाड़ी है, ये मनकूला जायदाद है। गैर मनकूला ज़मीन, ज़मीन जहाँ पे आप वहीं खड़ी रहनी है, उठा के आप कहीं इधर उधर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि बै की वजह से जो आपको तसर्रुफ़ हासिल होता है वो तसर्रुफ़ आपके पास आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने कोई ज़री ज़मीन ख़रीदी, तो आप उसमें, यानी उसके कब्ज़े से मुराद ये है कि आप उसमें खेती बो सकते हैं। कब्ज़े से मुराद क्या है, आप उसमें खेती बो सकते हो। आपने कोई प्लाट ख़रीदा तो उसके कब्ज़े से मुराद ये है कि आप वहाँ घर बना सकते हैं। तो अगर आप घर बना सकते हैं तो वो आपके कब्ज़े में, बस कब्ज़े से मुराद ये है। अगर आपने कोई दरख्त ख़रीदा तो आप उसके साए को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। अगर आपने कोई बाग ख़रीदा तो आप उसका फल उतार सकते हैं, ये कब्ज़े से मुराद है। जो चीज़ हम फौरन इस्तेमाल में ला सकते हैं, हाँ। जो इस्तेमाल में यानी जो उसके साथ मनफ़अतें, जिनका उसके साथ इल्हाक है, वो मनफ़अतें जो है वो, इससे जो फाइलें खरीदते हैं, फाइल में ज़मीन का मुतय्यन नहीं होता, वो बस एक होता है कि एक कनाल जगह हो तो कोई भी हो सकती है। तो ये इस तरह ना जाए जैसे कि किसी के पास ये तो हो गया गैर मनकूला जायदाद। अब हो गया मनकूला जायदाद, इसमें कब्ज़े से क्या मुराद है। मनकूला जायदाद में यानी जो मुंतकिल हो जाती है, जैसे अभी जिज़ाफ़ की बात हुई, ढेर की बात हुई, चावल ख़रीदे, गंदम ख़रीदी, ठीक है, ठीक है, सवारी ख़रीदी, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें 2 शराइत हैं। एक ये कि उसकी मिक़दार मालूम हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो मुंतकिल हो जाए, आपके पास आ जाए। जब तक आपके पास नहीं आई तो बै नहीं हुई।
आपने दराज से शॉपिंग की है, ठीक है, अब वो कराची से चली है, चाइना से निकली है, आपके पास नहीं आई, आप रास्ते में नहीं बेच सकते जब तक आपके पास ना आ जाए। आपके हाथ में ना आ जाए। मनकूला जायदाद से मुराद ये है ना कि आपके हाथ में आ जाए, आप उसमें तसर्रुफ कर सकें। यहाँ तो लोग जैसे चाइना से माल मंगवाते हैं, अभी माल रास्ते में नहीं होता, तो यहाँ तो वो बिक गया था। हाँ नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी तो खुद उसने माल नहीं देखा, तो वो दूसरे को बेच रहा है। मना नहीं है ना, नहीं तहरीम के लिए। चाइना तो चलिए बहुत दूर की बात है, बिजनेस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे बहुत से लड़के हैं जो छोटे पैमाने पर करते हैं, आदमी से मुख्तलिफ दुकानों पर घूमते हैं, बाजार की और छोटी दुकानों पर, और वो वहाँ से ऑर्डर ले लिया, सब शादी के लिए सामान के लिए, फिर वहाँ से जाके वो परचेज करके और उनकी दुकान को डिलीवर कर देते हैं, जबकि ऑर्डर आज से ले लिया है, कीमत तय होगी जिसे रेट दी, और फिर जाके वो खरीदा उन्होंने और फिर वहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो सैंपल भी तो दिया था, जब सैंपल कैसे दें? एक ही चीज़ मतलब हर शॉप के 8-10 आइटम भी ऐसे ज़्यादा आइटम नहीं, ये और चीज़ है, ये डॉक्टर साहब और चीज़ है, ये है, ये अक़द इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ चीज़ है, ठीक है, कि आपने किसी को किसी चीज़ का आर्डर दे दिया और उसमें लोगों को पता होता है। अब एक बंदा गांव देहात में पता है, उसको पता है कि भाई शालमी में ये चीज़ सस्ती मिलती है, लेकिन मुझे शालमी तक जाने का जो ख़र्चा पड़ेगा और फिर मुझे शालमी में जाने पे होलसेल रेट भी नहीं मिलेगा, वो अपने उसी को देगा जो उसका कस्टमर है, तो वो फ़ायदा उसी को पहुंचना होता है। तो वो इसलिए उसको ये पता भी होता है, फिर भी वो उससे ख़रीदने में मुशक्क़त से बचना चाहता है, अपना टाइम बचाना चाहता है। इसी तरह से जिस तरह से बात हो रही है, चाहे तो कोई सामान आ रही है, जैसे कोई भी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान है, कोई चाहिए, कोई भी आइटम है चाइना से आ रही है, तो इससे परचेज की गई तभी आ रही है ना, बोले उधार ही ऐसा नहीं देंगे, पेमेंट तो सर पहले कर दी है, उसके बाद नहीं पहुंचा तो भेज नहीं सकता आगे। नहीं, वो नहीं बेच सकता, वो उसके पास ठहिए पे नहीं पहुंचा। वहाँ जो बेच रहा है ना, वहाँ जो बेच रहा है, ठीक है, आप देखें ना, यहाँ पे दो बै हो रही है ना, असल में आप यही बात कह रहे हैं। एक तो ये जो शालमी बैठा है वो बेच रहा है, वो उसके पास वो चीज़ है, उसका तो मामला हो गया क्लियर। और जो दूसरा है जिसने अपने पीछे गांव देहात में किसी को लारा लगाया हुआ है कि मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, ठीक है, तो अब उसमें दो सूरतें हैं। इसको आप कहते हैं अक़द इस्तिस्ना। अक़द इस्तिस्ना कहते हैं आर्डर पे कोई चीज़ जो है वो मंगवाना, या आर्डर पे जो है वो कोई चीज़ बनवाना, जैसे मोची से जूता बनवा लेना, ठीक है। तो इसकी सब उलमा ने इजाज़त दी है, मतलब कुछ रिवायात या ज़रूरत की वजह से या मसलियत की वजह से। अब इसमें ये होता है कि ख़ियारे रोयत मौजूद होता है, यानी वो बै वापस हो सकती है अगर वो चीज़ वैसी उसको ना मिले, बस बाकी बै हो जाए। उसमें मिसाल के तौर पे एक एलसीडी आ रही है और मैं कोई भी आदमी को एलसीडी पे काम करता हूँ, उसके पास खत्म हो गई है या उसके आगे होटल में दी कि 10 लाख आपको चाहिए, ये बात मैं 10 दिन बाद आपको दे दूँगा जब वो पहुँचेगी आपको। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज। चीज़ें आगे आ रही हैं, खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता, मुख्तलिफ रिवायात आएंगी, बात खुलती चली जाएगी जी। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात मरवी है कि उनसे ये सवाल किया गया कि एक चीज़ कब्ज़े में नहीं आई तो उसकी बै से क्यों मना किया गया? तो उन्होंने कहा ये असल में दिरहम के बदले दिरहम की बै हो रही है और बाकी का आपने लारा लगाया हुआ है, तो ये दुरुस्त नहीं है। दिरहम के बदले शय दरमियान में अभी तक आई नहीं है, शय इन्वाल्व होगी तो वो बै बनेगी। शय को सिर्फ कानूनी तौर पे लफ्ज़ों में उन्होंने इन्वाल्व कर लिया, जब तक वो हकीकतन इन्वाल्व नहीं होगी उस वक़्त तक बै नहीं बनेगी, उस वक़्त तक ये दिरहम और दिरहम का सौदा है। एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसमें ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कोई भी कमोडिटी है वो एक मुतय्यन डेट पे कितने की मिलेगी, एक बायर होता है सेलर होता है, लेकिन दोनों ने कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करी, तो उस दिन की स्पॉट प्राइस का और उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का फ़र्क होता है, वो सिर्फ उसको सेटल करते हैं। गलत है वो, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें भी शायद भाई हाँ नहीं है,
इसका मतलब है ये जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट, ये स्टॉक की है, बहुत बड़ी एक गुना बड़ी मार्केट है। देखिए सूद में और बै में यही फ़र्क है। बै में भी आप इजाफा लेते हैं ना, 100 रुपये में आप 110 रुपये कमाते हैं, बै में भी यही काम करते हैं, लेकिन शय इन्वाल्व हो जाती है, शय इन्वाल्व हो जाती है। सूद में भी 100 पे 110 रुपये कमाते हैं, लेकिन कोई शय इन्वाल्व नहीं होती। लेकिन उसमें दोनों तरफ हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सूद तो सिर्फ ज़्यादा ही होता है। हाँ, सूद में सिर्फ ज़्यादा होता है, इसमें तो दोनों तरफ इस तरह ड्यूअल होता है, ऊपर भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो बुनियादी फ़र्क किया गया वो यही है सूद में और बै में। आ रही हैं बै की ऐसी किस्में भी जिसमें लोग जाली तौर पे जो है ना, या हीले के तौर पे शय को इन्वाल्व करते हैं, अल्लाह के रसूल ने उससे भी मना कर दिया। आ रही हैं आगे चीज़ें। बै पे गवाह बनाना, वाशिदू इदा तबायातुम, जब तुम सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, ये कुरान की आयत है। लेकिन क्या ये फ़र्ज़ है? तो जमहूर फ़ुक़हा यही कहते हैं कि नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, ये मुस्तहब है बै पे जो गवाह, ताकि बाद में जब इख्तिलाफ़ हो तो उस इख्तिलाफ़ में कोई गवाही मौजूद हो। लेकिन अब हमारे यहाँ चूँकि एक मामूल बन चुका है, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के सौदों में, वो नीचे गवाहान होते हैं, साइन होते हैं, सिग्नेचर हैं, उनके आईडी कार्ड्स हैं, अंगूठे हैं। अच्छा है भारत, लोगों ने जब देखा बाद में इख्तिलाफात ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो अब ख़ुद ही बनाने शुरू कर दिए। जी हाँ, नहीं मतलब उधार ना भी हो तो फिर भी उसके लिए सर अगर इस सारी चीज़ को हम देखें जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा तो जितना सारा टोटल मुआशरा जो है ना, तो ये तो सारा जो है ना इस वक्त झूठ की बुनियाद के ऊपर ही खड़ा है। हम सारा ही लोग मिनहसुल कौम जो है ना, वो हम हराम का बिजनेस कर रहे हैं। तो इसकी तो अशरीर भी नजर नहीं आता माशरे में, मुसलमानों के माशरे में खास तौर पर बाहर से लोग बात नहीं करते। पहली बात तो ये है ना कि बहुत ज़रूरी है इसमें ना अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए। कुछ लोगों को कंसर्न होता है हलाल हराम का, ऐसा भी नहीं है, इसीलिए तो लोग मसले पूछ रहे होते हैं, है हमारे यहाँ। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी को नहीं भी कंसर्न। लेकिन अगर ये बात आम हो जाएगी ना, जैसे सूद के बारे में आम हो गई, तो अब बहुत सारे लोगों ने उससे बचना चाहा। तो अगर ये तालीमात आम हो जाएंगी तो मेजॉरिटी जो है ना हमारे यहाँ ऐसी है जो बचना चाहती है हराम से, और वो बचने की इंशाल्लाह कोशिश भी करें। तो बै पे जो है वो गवाही बनाना, ये क्या है? ये जमहूर के नज़दीक मंदूब है, मुस्तहब है। बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है, जैसे इब्न जरीर तबरी वगैरह का मौक़िफ़ है, इमाम नखी का, कि नहीं ये वाजिब है, गवाह होना चाहिए। ठीक है, नहीं उधार की बै नहीं, बै सिर्फ उधार की बै को नहीं कहते। कुरान ने कहा इज़ा तबायातुम, कॉन्टेक्स्ट और चीज़ है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर नस से क्या मालूम हो रहा है, ज़ाहिर नस से क्या मालूम है। पीछे बात सारी उधार की जा रही है, और फिर आगे ये हो गया कि अगर ना भी दुआ बनाओ नकद खरीद के ऊपर तो उस पर भी हर्ज नहीं। नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बै जो है ना, बै बेसिकली सौदे को कहते हैं, वो सौदा उधार का हो या नकद पे हो। हम ये कह रहे हैं, हम ये कि उस माने को निकाल नहीं रहे जो कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, उसके ऊपर इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर नस ये कह रही है कि यहाँ पे उमूमी माने मुराद लिए जाए। जब भी तुम बै का मामला करो, साथ ये नहीं कहा कि उधार पे बै का मामला करो तो फिर गवाह बनाओ। अल्लाह ने उसको आम रखा है तो हमें भी आम रखना चाहिए। उधार भी शामिल है उसमें और नकद भी शामिल है। तो ये बात हो रही है, लेकिन ये मंदूब है, मुस्तहब है। कहने का मकसद ये है, इसको जमहूर फ़ुक़हा ने वाजिब करार नहीं दिया। जैसे किताबत, कर्ज़ के लेन देन लिखना जो है, उस पर भी कहा गया
कि 2 गवाह बना लो, तो उसको भी वाजिब करार नहीं दिया गया, मुस्तहब करार दिया गया। बै पर बै करना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, ला यबी अहदुकुम अला बै अखी, तुम में से कोई अपने भाई की बै पे बै ना करे। एक और रवायत में ला यबी रजुल अला बै अखी, ठीक है, कोई अपनी भाई की बै के ऊपर बै ना करे। तो बै पे बै करना जो है ये जायज़ नहीं है। सौदे पे सौदा करना, मिसाल के तौर पे अब उसने एक प्लाट बेचा एक बंदे को, ठीक है, 50 लाख का बेच दिया, ठीक है, तो सौदा हो गया ना। अच्छा, बै हम किसे कह रहे हैं? अब यहाँ पे बै कह रहे हैं हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को। वो आगे बेचने के लिए शर्त है, समझ रहे हैं बात? बै मुकम्मल हो गई है, लेकिन मुश्तरी जो है आगे, कस्टमर आगे उसको बेचना चाहता है, तो उसके लिए कब्ज़ा शर्त है। बै तो हो गई है ना ओ भाई, बै तो हो गई है ना, कब्ज़ा उसको बाद में मिले भले, बै तो हो गई है ना। हाँ, वो आ रहा है, उसको कहते हैं कि कोई नुकसान पहुंच जाए, वो आगे मुस्तकिल बात आ रही है, वो बात आ रही है। हो गई, हाँ, कीमत अगर पेमेंट हो गई है ना, पेमेंट अगर हो गई है यानी एक चीज़ उसकी अदायगी हो गई है, पेमेंट अगर हो गई है तो अब वो चीज़ उसकी है, कब्ज़ा ना भी मिला, मिल्कियत उसकी है, ओनरशिप। हमने ये वहाँ पीछे भी यही बात की थी कि उसे बै के अलावा बाकी सारे तसर्रुफ़ात उसको हासिल हो जाते हैं। बै के अलावा हमने ये बात कही थी पीछे कि बै का तसर्रुफ़ उसको सिर्फ हासिल नहीं होता, बाकी सारे तसर्रुफ़ात उसको हासिल हो जाते हैं। यानी उसने पेमेंट कर दी है, अब वहाँ पे वो ढेर पड़ा हुआ है। आमतौर पे ट्रेड में तो ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है, डिलीवरी हो जाती है। अब इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होती है नहीं, हमने इजाब व कबूल के बारे में पीछे पढ़ा है कि इजाब व कबूल के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस के अल्फाज। किस केस में? जब आमतौर पे ऑर्डर देते हैं और वो चीज़ आ जाती है, ऐसी ट्रांजैक्शन में किस स्टेज पे कहेंगे कि बै हो गई? और जो नहीं, देखिए उसमें हमने पीछे भी ये बात पढ़ी है कि वो ऐसे नहीं होता। अब जैसे मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवानी है तो वो पहले पूछते हैं सर फिर भेज दें आपको, अपना एड्रेस शेयर करें, कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है, मैं एड्रेस शेयर करूँगा तभी तो वो भेजेगा ना, ऐसे कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा? इस पूरी ट्रांजैक्शन में किस स्टेज पे ये जो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया? आपने कहा कि पैसे अगर किसी ऐसी ट्रांजैक्शन में जहाँ ज़्यादा कबूल हो, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए, हाँ, ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ पे चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं और रूटीन में होती हैं, बहुत सारी उर्फन ऐसी ट्रांजैक्शन में आपकी इसको रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होती है, यानी ट्रांजैक्शन कब होती है? सिर्फ अब बात समझे ना, उसमें हम मुतय्यन कैसे कर सकते हैं जबकि वो 1000 तरीक़ों से हो रही होगी, हम कैसे उसको मुतय्यन कर सकते हैं? हम यही कहेंगे इसको हम उर्फ पे छोड़ेंगे। आमतौर पर कई जब चीज़ डिलीवर होगी जो मार्केट में, नहीं, उस वक्त ट्रांजैक्शन होगी, सेल कभी रिकॉर्ड होती है, इनवॉइस कभी नहीं होती, उससे पहले इनवॉइस निकाल सकते हैं आप, यानी आपने माल भेजा तो आपने इनवॉइस कर दी, ऐसा होता है। सौदा हो गया आपका। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि मैंने उससे पूछा, मिसाल के तौर पे मैंने उससे पूछा कि ये मोबाइल मैंने लेना है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ ना बात। उसने कहा भाई ये 40,000 का है, मैंने कहा ठीक है आप मुझे भिजवा दें। तो उसने कहा पेमेंट कैसे करेंगे? मैंने कहा कैश ऑन डिलीवरी होगी, मैं चीज़ दे के पेमेंट करूँगा। उसने कहा एड्रेस शेयर कर दें, मैंने एड्रेस शेयर कर दिया, ये बै हो गई जी, बै हो गई। बै बेसिकली ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को कहते हैं, सौदे को, कानूनी हैसियत उसकी होती है, कब्ज़ा भले बाद में मिलता रहे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बै हो गई।
हाँ, अब उसमें कुछ हमने चीज़ें कही हैं कि वो आगे उसको बेच नहीं सकता जब तक उसको चीज़ मिली नहीं है, उसको बेच नहीं सकता, लेकिन सौदा तो हो गया ना, यानी कि जो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए तो सौदा हो गया। सौदा हो गया। हाँ, बैंक बै बेसिकली कहते हैं इजाब व कबूल को, ये तो हमने पढ़ा था। हाँ, बस इजाब व कबूल का नाम बै। भाई निकाह हो जाता है इजाब व कबूल से, भले लड़की ना मिली हो आपको, सीधी सी बात है, भले हक महर आप बाद में दें, ऐसे ही है ना, सादा सी बात है। यदि बै पर बै वाला भी ठीक है, अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अब बै पर बै भी नहीं हो सकता, चाहे पेमेंट भी नहीं हुई अगर मुद्दा भी नहीं हुआ तो। हाँ, बै जो है वो सिर्फ ऑफर को नहीं कहते, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आके कहा कि जी मैं आपके मकान के ना 1 करोड़ लगाता हूँ, अगले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा आ गया उसने कहा मैं 1.10 लगाता हूँ, उसने फिर एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरा आ गया, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस, हाँ जब उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, उसने कहा ठीक है भाई आपको मैंने 1 करोड़ में बेचा, बाकी ये है कि कानूनी कार्रवाई वो करते करते 4 माह 6 माह जितने भी लग जाए, ये सौदा हो गया, इससे नहीं फिरना चाहिए। ये ज़ुबान जो है ना ये सौदा है बेसिकली, इससे फिर जाए इंसान तो फिर उसका मतलब क्या उसका दीन है, क्या उसकी अमानतदारी है, क्या उसका अहद है। जो हमारा लॉ है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट है, यही है, बिल्कुल यही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है ऑफर और सर्विस, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, मुझे लगता है कि ट्रांजैक्शन का एक आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजैक्शन माने, या ट्रांजैक्शन उसको वक्त माने जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। नहीं, वो बाकी चीज़ें वक़्त के साथ आगे आ रही हैं, वो जो मसाइल आपके उस जहन में आ रहे हैं ना कि ये मसाइल पैदा होते हैं, उन मसाइल को एड्रेस किए गए शरिया में, वो आगे आ रहे हैं अपने वक़्त पे। एक बंदा सप्लाई लेता है और दूसरा बंदा वो सप्लाई उससे ले लेता है, क्योंकि उसके जो सप्लाई ले रहा है उसकी ज़रूरत की चीज़ है, वो आइंदा दूसरा बंदा आता है वो कहता है ये आपने ले ली है, ले लें, आइंदा इससे सस्ती में आती है। दूसरा बंदा आता है तो कहता है ठीक है आपने सस्ती ली थी, अब इससे सस्ती में आती है। ठीक है, कोई हरज नहीं, ऑफ़र कर रहे हैं ना उसको, कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। जी, लेकिन इसमें यह है कि बे मुज़ायदा जायज़ है, बे मुज़ायदा, ये इन्होंने एक नाम दिया इसको, मुज़ायदा। एक चीज तीसरी जरूरी कि अपने भाई की बैर और बैर करें, ये जब तक डिलीवरी नहीं मिलती आगे ना भेजें, इसका ही मतलब है। नहीं 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 नहीं, एक ने सौदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ना करें ना, मतलब एक को 1 करोड़ में मकान बेच दिया, एक प्लाट बेच दिया, अब और गाहक मिल गया 1.10 का, अब उसने कहा मैंने इसको बेच दिया, ये ना करें। सौदे पे सौदे से मुराद ये है, जैसे हमारे यहाँ करते हैं लोग कि 5-10 ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर अगले को बेच देते हैं, ठीक है। जैसे मंगनी पे मंगनी से मना किया गया कि एक जगह आपका रिश्ता कन्फर्म हो गया, बात पक्की हो गई है, तो अब ये नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता आ जाए तो अब नहीं, मतलब ये है कि ये काम ना करो। ज़ुबान किस चीज़ का नाम है, फिर अहद किस चीज़ का नाम है? सूरत में ये कह सकते हैं कि जो दूसरी बै की है वो फासिद है, कौन सी? हाँ, वो बै नहीं हुई। और अगर जो जो पहला फरीक है जिसके साथ पहली बै की थी वो कोर्ट में जाए तो वो उसको कैंसिल करवा के माँ को दे सकते हैं, ऐसे हो सकता है। कोर्ट का मामला तो वकला जाता है। हाँ हाँ, फ़ुक़हा में इस मसले में इख्तिलाफ़ है, ठीक है। तो शवाफ़े और अहनाफ ये कहते हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा की राय ये है और कुछ और फ़ुक़हा की, कि ये बै जो है ममनू तो है लेकिन मुनक़िद हो जाती है, लेकिन दाऊद ज़ाहिरी का कहना ये है कि ये बै मुनक़िद नहीं होती। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है मलकियत कब ट्रांसफर होगी, अगर तो देखिए पहली बैर की कोई मलकियत ट्रांसफर होगी फिर तो वो बंदा बेच ही नहीं सकता क्योंकि मालिक है। लेकिन वो विश्वास ये जो अहनाफ की बात आपने शायद की कि वो कहते हैं हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बै पे बै पर बै की बात हो रही है। बै जो है
एक बात जहन में रखें, बै कानूनी चीज़ है, बै को कब्ज़े के साथ खलत मलत मत करें। नहीं कह रहे, मलकियत तो कानूनी चीज़ है, मलकियत। हाँ, मिल्कियत कानूनी चीज़ है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है जब बै होगी तो मलकियत ट्रांसफर होगी। शरा की नज़र में जो है वो बै की कानूनी जो है वो मिल्कियत से मुराद ये वाली नहीं है कि कागजात में आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब जैसे निकाह नामे में हमने रख दिया कि जब तक वो कागज़ पे नहीं उतरेगा तो निकाह नहीं हुआ। कागज ना भी हो तो मलकियत ट्रांसफर होगी, बै का मतलब ये है। उसका मतलब है जब बै हो गई, एक बै हो गई, अब मालिक दूसरा बन रहा है, मालिक पहले दूसरा, ऐसे ही दुकान में पड़ी हुई ऐसे है, ही ऐसे ही ऐसे उसका मतलब है वो पहले वाला बंदा उसको बेच ही नहीं सकता, नहीं बेच सकता। तो इनकी बात सही है कि अगर वो ऐसा करे फिर वो काजी के जरिए से उसकी दूसरी बै उसको फासिल करार दिया। यही बात हम समझ रहे हैं। जमहूर फुक़हा ये कहते हैं कि ये बै फासिद है, बातिल नहीं है। दूसरी बै जो है वो क्या है, फासिद है, बातिल नहीं है। फासिद और बातिल का हमने उसूल फ़िक़्ह में फ़र्क पढ़ा था। यानी हाँ, वो ये कहते हैं गुनाहगार होगा क्योंकि शरीयत ने मना किया उसको सौदे पे सौदा करने से, तो उसने एक वादे की खिलाफ वर्जी की है, उसने एक वादे की खिलाफ वर्जी की है, उस पे वो गुनाहगार है, बै उसकी हो जाएगी। हाँ, मतलब उनकी इंटरप्रिटेशन यही है, उनकी इंटरप्रिटेशन यही है। जी जी। लेकिन ज़ाहिरिया ये कहते हैं या अहलुल हदीस में से कुछ उलमा ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, बै ही नहीं होगी क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, बस बै ही नहीं होगी। ये नहीं जो है ये तहरीम की है, हुर्मत के लिए। तो वो सौदा हो गया, वो ये कहते हैं मिल्कियत ट्रांसफ़र हो गई है, अब उसको बेचने का अहल ही नहीं है। जी, राज्य आप गौर व फिक्र करें। हाँ, मलकियत उसी बंदे की है, अब वो कमिटमेंट तोड़ रहा है तो वही गुनाहगार है, ये गलत काम कर रहा है, लेकिन बारह मलकियत उसी की है, तो उनके नजदीक मलकियत का ट्रांसफर कब्जे जो पहले जमहूर है, कीमत अदा हो जाए या कब्ज़ा मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए। जी, वो आगे आ रही है बात, अभी हम उस पर नहीं पहुँचे। तो बै मुज़ायदा जायज़ है। बै मुज़ायदा क्या चीज़ है कि सौदे पे सौदा नहीं कर रहा, यानी सौदे पे सौदे से मुराद ये है एक को बेचा फिर दूसरे को भी बेच दिया। बात ये होता है ना, एक प्लाट 10-10 लोगों को बेचा होता है, मतलब ये भी मार्केट में ड्रामे होते हैं, एक प्लाट 10 लोगों को बेचा हुआ, ठीक है, वो तो उसकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई ना, हम कह रहे हैं, लेकिन ये भी हो रहा होता है। या आप एक प्लाट ख़रीदते हैं, पता नहीं पीछे वो कितने लोगों को उसने बेचा होता है पैसे खाने के लिए। एक है बै मुज़ायदा। बै मुज़ायदा ये है कि वो एक चीज़ बेचता है किसी को, बाद में कहता है कि मैंने इसमें कीमत का इजाफा करना है, उसी को कहता है, उसी बंदे को, और वो उस पर राज़ी हो जाता है जो ख़रीदार है, तो जायज़ है। बेचने के बाद कीमत में इजाफा करते हैं, मतलब अभी पेमेंट अदा नहीं हुई या उसकी वो कब्ज़ा नहीं हुआ ना, तभी वो करेगा ना। ऐसा तो नहीं उसने प्लाट दे दिया, उसने मकान बना लिया, उसको कहता है यार मैंने करोड़ का बेचा था, मतलब कॉमन सेंस की बात नहीं है ना। ये ऐसी है कि एक बात हो गई और बाद में उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि मैंने ना ये सस्ता बेच दिया, तो अगर वो ख़रीदार राज़ी हो जाए तो हमें क्या इशू। एक और सूरत ये भी हो सकती है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे एक रवायत जो है ना वो मतलब पेश की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो शय थी ना उसको लोगों के सामने पेश किया, कहा कि जी ये बेचनी है। तो किसी ने कीमत लगाई कि मैं इतने में ख़रीदता हूँ, तो ये कहते हैं रवायत में अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैं यजीद, कोई इससे ज़्यादा देगा, तो ये कहना जायज़ है। हाँ, ये इसको इन्होंने बै मुज़ायदा कहा है कि इसमें कोई हरज नहीं है। सर ये तो बोली होगी ना, ये बोली होगी ना,
जैसे आपने कहा कि एक बंदे जैसे यही की बात है, वो कहता था कि नहीं मैं तो 1 करोड़ 10 में बेचना चाहता था, और आप कह रहे हैं कि वो राजी हो, ये तो सरप्लस के बाद आप कह रहे हैं। कोई खुशी खुशी तो राजी नहीं ना होगा किसी में, नहीं, तो वो इसमें- कहेंगे कि अपना एक नहीं, अगर वो राज़ी नहीं होगा तो फिर तो ज़ाहिर बात है फिर इसमें नहीं। दो चीजें हैं ना, मिसाल है बंदे ने कमिटमेंट की है ये प्लॉट 1 करोड़ का 50 लाख उसने दे दिया, उसने कहा 3 महीने में देगा। अब वो 3 महीने में वो 50 लाख नहीं दे सका उनका, तो वो मालिक कह रहा है कि भाई तुमने तो अपनी कमिटमेंट नहीं की, अब तुम 5 लाख रुपये और दो। ठीक, बिल्कुल सही बात, ये ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसको भी फायदा हो रहा है, उसकी पेमेंट नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल। उसको पेमेंट ऐसे सर ये इसमें तो ये जो आता है मैं यजीद वाला, ये तो बोली की सेंस मान ली, इसमें तो सबसे कहा जा रहा है कौन ज़्यादा करेगा, तो या आपने जो निकाली तो नहीं, जिसको बेचा उसी से कहा जा रहा है वो ज़्यादा करेगा। ये दोनों बात कैसे, दोनों फ़र्क में केसेस हैं, दोनों केसेस में फ़र्क है। सर को डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन दोनों ही यही है, मैं बता रहा हूँ। जी, कि कोई खुशी खुशी तो राजी नहीं होगा ना, आप ये कह दीजिए ठीक है मैं नहीं तो अगर 1 करोड़ 10 लेता हूँ, नहीं तो फिर आप 1 करोड़ वापस ले लो, मैं साइन नहीं करना ट्रांसफर। नहीं फिर नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे अभी शेख साहब कह रहे थे कि एक आदमी ने 1 करोड़ में मकान ख़रीदा या मकान बेचा, ठीक है। अगले ने कहा कि जी अभी मेरे पास फौरी जो है ना वो 30 लाख हैं, 70 लाख मैं आपको 6 माह बाद दे दूँगा। अब 6 माह बाद उसने पेमेंट नहीं की, उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। साल गुजर गया, इसने कहा भाई अब पेमेंट ज़्यादा होगी, कोई हर्ज नहीं। सूद किस चीज़ का? तो वो जो उसके साथ जुल्म कर रहा है, उसका 70 लाख दबा के बैठा है, नहीं अदालत के पास जाएगा तो उसको 30 साल बाद मिलेगा। मुद्दत की एवज़ पैसा लिया जा सकता है, यही बात सबके यहाँ यही बात है। इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को समझने की कोशिश करें। कुरान की ये जो आयत है ना, इन्नमल बई मिस्लु रिबा, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने उसको नकल कर दिया कि मुशरिकीन ये कहते थे बै भी तो रिबा की मानिंद है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रिबा की मानिंद नहीं है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? यानी शुबा पड़ता है, यानी ये जो कह रहे हैं ना ये तो सूद है, यही कह रहे हैं ना ये कि ये तो सूद है, तो अल्लाह ने कहा वो भी यही कह रहे हैं मुशरिकीन भी, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बै भी तो रिबा की तरह है। जिन चीज़ों को आपने जायज़ करार दिया है, इनमें और रिबा में क्या फ़र्क करेंगे? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा? हल्लल्लाहुल बै व हर्रमा रिबा। अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया, रिबा को हराम करार दिया। बस समझ में आता है? नहीं आता मान के दिखा दो। असल बात ये, हाँ अब ये है कि समझाने की कोशिश उलमा ने की, फुक़हा ने की। असल चीज़ यही है, जिसके बारे में नस मौजूद है, जिसकी हिल्लत के बारे में, तो बस उसमें ये सवाल ही नहीं है। बै में और सूद में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको ना समझने की वजह से लोगों ने बहुत खलते मबस किया है कि बै को सूद बनाते रहे। अब जैसे किस्तों को अब खामखाई मतलब कि जी टाइम के एवज़ आप नहीं ले सकते, टाइम के एवज़ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बै में और रिबा में बुनियादी फ़र्क ये है कि रिबा में पैसे के एवज़ पैसा है, बै में दरमियान में शय इन्वाल्व होती है। अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं, शय इन्वाल्व हो गई तो जितना पैसा मर्ज़ी ले लो, डबल ले लो, 10 की चीज़ 20 में बेच दो। तजारत को हलाल दिया तो ये कोई बात, जब शय इन्वाल्व हो गई तो अब वो बै बन गई है। अब उसमें ये बास ला यानी बास है कि मुद्दत के एवज़ आप जो है वो कीमत नहीं ले सकते। एक चीज़ बाजार में आपको मोटरसाइकिल 70,000 में मिल जाए, अगर आप किस्तों में जाए तो बंदा कहेगा 80,000 तो दे दे, 1,70,000 में दे दे। ऐसे होगा नहीं। अगर वो बंदा मुस्तकिल तौर पे स्पॉट नकद बेच के दिखाए 80,000 का, नहीं बेच सकता ना, वो कारोबार में वो ना वो सस्ता बेच सकता है ना वो महंगा बेच सकता है। अगर बेचना चाहेगा तो कारोबार। एक जूता मैं टाउनशिप से ख़रीदता हूँ बच्चे का 500 का, वही मैं लिंक रोड से लेता हूँ 1500 का। उसकी और वजह है क्योंकि लिंक रोड की जो दुकान है वो महंगी है, लिंक रोड की ओवरहेड ज़्यादा है।
वो एक और वजह है। एक ही चीज़ की अगर आप बात करें, जो कमोडिटी है, आप सीमेंट की बोरी की बात कर रहे हैं या आप मोटरसाइकिल की बात कर लें, जो एक ही कंपनी का एक ही मॉडल, वो आपको हर जगह से एक ही चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं फर्क होगा सिर्फ वो, नहीं, फ़र्क बहुत होता है। आप पेट्रोल लाहौर में लें पर लीटर और कीमत है, आप थोड़ा सा नादरन एरियाज़ की तरफ चलते चले जाएं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई चीज़ भी लेकिन उस एक इलाके में तो उतनी की मिलेगी ना, एक मार्केट में आपको उतने की शरीयत ने पाबंद ही नहीं किया। लेकिन बात यह है कि जो बंदा एक चीज़ किस्तों पे एक बेच चीज़ रहा की है, दो बोलियां हराम है ना सर। एक चीज़ की दो कीमत की थी, एक मोटरसाइकिल 70,000 का है। मुझे बताएं, एक मोटरसाइकिल 70,000 का बिक रहा है, ठीक है, वही बंदा वो 70,000 का मोटरसाइकिल 75 में नकद में बेचता है, क्या उसके लिए हराम है 5,000? नहीं हराम, तो फिर आपको बेच नहीं सकता। नहीं, किसने कहा नहीं बेच सकता? पॉसिबल है, कमर्शियली पॉसिबल नहीं है, कमर्शियली पॉसिबल नहीं है उसके लिए ये कारोबार करना। कमर्शियली कहीं पे पॉसिबल नहीं है और बहुत सारी जगहों पे पॉसिबल भी है। मैंने कहा बात तो इधर आ रही थी कि जो किस्तों वाला बंदा 5,000 ऊपर ले रहा है, क्या वो ट्रांजैक्शन वो जायज़ जो है? 5,000 एक्स्ट्रा ले रहा है वो किस चीज़ के लिए? वो मुद्दत का ले रहा है, तो ये तो सूद के अलावा क्या है? इसके अलावा कोई सूद है? इसको सूद कहते ही नहीं है, इसलिए कि वो बै कर रहा है। बै के ज़रिए से कमाना उसके लिए अल्लाह ने हलाल किया है, इस बात को समझें। वो चीज़ के ज़रिए से कमा रहा है, वो पैसों पे पैसा नहीं कमा रहा। सर लेकिन जो 5,000 है वो तो जो डेफर्ड ऑफ पेमेंट है, पेमेंट डेफर हुई है, वो उसके ऊपर नहीं लेगा। मेरी 70,000 एक बंदे ने अगर नकद लेता तो 70,000 पे करता। अब लेकिन मेरी बात सुनिए, आपने इसको ऐसे एक नहीं सर किया। एक मिनट, दूसरा बंदा 12 महीनों के ऊपर वही 70,000 पे कर रहा है। दरअसल वो जो 5,000 पे कर रहा है वो 70,000 को देर से पे करने के लिए कर रहा है। तो उसको पे करनी चाहिए। मुझे नुकसान हो रहा है, 6 माह बाद मुझे कीमत मिल रही है, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा है। अगर मुझे नकद मिल जाता है 70,000 तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? और अगर मुझे 6 माह बाद, साल माह बाद मिलता है तो मुझे नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो वो मेरे नुकसान का कौन जिम्मेदार है? ये पैसा अगर मैं किसी को दे देता हूँ 6 महीने के लिए तो मुझे नुकसान नहीं होगा उसका। अगर मैं बिजनेस मैन उसमें अल्लाह ताला ने कहा वो तुम आखिरत की नीयत से दे रहे हो। जब मैं कर्ज़ दे रहा होता हूँ, मेरी नीयत क्या होती है? कर्ज़ हसना, मुझे आखिरत में सवाब मिलेगा। यहाँ मैं कौन सा सवाब कमा रहा हूँ? मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं तो पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं कर्ज नहीं देना चाहता, मैं सवाब नहीं देना चाहता, मैं आज लेना चाहता हूँ, तो मेरे पे हराम के गुनाह क्यों दिया जा रहा है? किसका? मैं 5,000 रुपये कर्ज देना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं आखिर में सवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन मुझे इस 5,000 का जो दुनिया का फ़ायदा वो दिया जाए, तो वो दुनिया के फ़ायदे के बदले के साथ गुनाह क्यों दिया जाता है हराम का? और हराम का गुनाह इतना बड़ा कबीरा गुनाह। असल में देखिए, बात यह है कि कर्ज़ में मुमकिन ही नहीं होता आप आखिरत का सवाब ना भी रखें। आप जैसे कर्ज़ देते हैं ना, किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पे देते हैं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ऐसा कभी नहीं होता कि गली से उठ के एक बंदा आ जाए और मुझे कहे कि जी मुझे 10 लाख दे दे, मैं उसको दे दूँ। सूद की हम यही बात कर रहे हैं कि बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। पैसे पे पैसा कमाना हराम है, कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाए ये बै है। सूद पे बैठे रहने हो तो कमोडिटी इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने जाली तौर पे कमोडिटी इन्वॉल्व किया, उसको शरीयत ने बै-ईना कहा है। बै-ईना हराम है। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा आया दूसरे के पास और उसने उसको कहा कि यार मुझे 1,000 रुपया चाहिए। वो कहता है यार 1,000 रुपया अगर मैं तुम्हें दूंगा तो वापस मुझे 1,100 करना पड़ेगा तुम्हें। उसने कहा यार 1,100 तो सूद है। उसने कहा फिर ऐसा करो, ये घड़ी दरमियान में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये बै-ईना है, इसको शरीयत ने हराम करार दिया। हम ये नहीं हम ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल बै है, ज़रूरत पूरी हो रही है, बाय को भी फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर को। देखिए, बै का मकसद सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा नहीं है, बै का मकसद बाय का भी फ़ायदा है। वो बैठा है बेचारा इसलिए मार्केट में फ़ायदे के लिए तो बैठा है। आप कस्टमर का फ़ायदा सिर्फ क्यों देखते हैं? आप ये क्यों देखते हैं कि उसकी मजबूरियाँ हैं? वो जो मतलब हमारा जहन ये बन चुका है ना, बस मजबूरी गरीब की है। सारी बात है, अमीर को भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जब अदल का मामला आता है तो वहाँ आपने सिर्फ गरीब को नहीं देखना, वहाँ आपने अमीर को भी देखना। ये दो पार्टीज़ हैं, दोनों के फ़ायदे की बात होगी, दोनों की मनफियत की बात होगी।
अगर आप ये कहते हैं कि जी वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको दे दे, 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स में उसको दे दे और वो उससे ज़्यादा ना चार्ज करे, तो उस बेचारे को क्या पड़ी हुई है कि वो नुकसान उठाए। 5 साल में जो वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो रही है, उसको क्या पड़ी है, लेकिन ये सारी उसको किन नफलों का सवाब है। गरीब ये ट्रांजैक्शन इंस्टॉलमेंट वाली मतलब आप देखोगे अडॉप्ट किया है मार्केट के मुताबिक कि एक गरीब है उसके पास सकत ही नहीं है कि वो 70,000 रुपये में वो कैश पे खरीद सके, तो वो डेफर्ड पेमेंट पे चला जाता है एक ट्रांजेक्शन। लेकिन ये हम कारोबार कर रहे हैं, हमें इस तरह से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है मार्केट में, समटाइम्स कैश पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू कम, जैसे कि बात हुई थी कि 70,000 गाड़ी के टायर लिए हमने कैश पे, तो वो 70,000 की ट्रांजेक्शन है। अगर आप उसको डेफर करते हैं कि नहीं हम आपको मार्केट में क्रेडिट चलता है तो जी 70 एक माह बाद हम आपको 30 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, मतलब वो उसकी वैल्यू सर्टन अमाउंट ऐड करते हैं, 72 ऐड करते हैं, 74 का आप कहने के देंगे तो 30 दिन बाद आप पेमेंट करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन जो है आप कहते हैं कि ये जो 4,000 को ले रहा है ये बैक एंड उसमें आ रहा है, ये सूद वाला मामला है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हनफी, शाफी, मालकी, हमली, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ सब कह रहे हैं। जमहूर का यही वक्फ है और किसी को समझ ही नहीं आई यार, क्या बात मतलब हम करें, सिवाय 2-4 लोगों के। मतलब इतना मामला है कि पूरी उम्मत को गलती लग गई कि वो सूद और बै में फ़र्क नहीं कर पाई। ये कहना बहुत मुश्किल बात है, ये कहना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन सारी सूरत में आप बैंक के साथ ये काम नहीं कर सकते। बैंक के साथ इसलिए नहीं कर सकते कि उसने जेली तौर पे इन्वॉल्व किया है, वो नहीं, वो बै नहीं कर रहा ना। बैंक अगर शोरूम खोले और शोरूम में गाड़ियां खड़ी करे, 20 लाख की करोला 30 में बेचे, कोई उसको मना नहीं करता। बैंक अगर जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदे मलिक रियाज की तरह, बहरिया टाउन ज़मीन डेवलप करे, सड़कें बनाए, सीवरेज सिस्टम लगाए, 5 लाख का प्लाट जो है वो 15 लाख में बेचे, कोई उसको मना नहीं करता बैंक। लेकिन तिजारत करता नहीं है, ट्रेड करता नहीं है, वो जेली तौर पे इन्वॉल्व करता है। शायद वो जो अभी वो बात कर रहे थे कि लोग सूद के लिए जेली तौर पे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। कुछ उलमाए-कराम इस तरह के हैं कि मार्केट में एक चीज़ की, जैसे पीछे से भी सवाल हुआ, 2-3 सवाल इसी तरह के डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि एक चीज़ की एट ए टाइम 2 कीमतें नहीं हो सकती। सर वही 70,000 की मिसाल आ गई है, 50,000 की मिसाल आ गई, एक चीज़ 50,000 की हम ले रहे हैं। पर मैं वो अफजलुल्लाह मुफ्ती साहब की किताब भी है बैग ऊपर, मैं मतलब हम अपनी क्लैरिटी के लिए चाह रहे हैं कि हम खुद ही सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैफ़ी बैतैन से मना किया। बैफ़ी बैतैन क्या है? बैफ़ी बैतैन ये नहीं है कि एक वक्त में 2 कीमतें नहीं लगा सकते, 2 ऑफ़र नहीं कर सकते। बैफ़ी बैतैन ये है कि एक वक्त में 2 बै नहीं कर सकते। बै सिर्फ ऑफ़र का नाम है ही नहीं, बै ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस है। बै ऑफ़र को कहती नहीं है। तो आप उधार की कीमत कहते हैं कि जी ये 80,000 है, ठीक है, नकद पे 70,000 है, ये 2 ऑफ़र्स हैं, ये 2 बै हैं ही नहीं, जब तक वो एक को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। एक्सेप्टेंस तो हमेशा ट्रांजैक्शन में होगी। जैसे मैंने क्रेडिट पे लेना है, वो कहेगा 75,000 मैंने एक्सेप्ट किया, तो फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन तो होगी। मतलब कैश पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है। जब आपने 2 ऑफर्स एक्सेप्ट कर ली, ये 2 बै हैं। हाँ, तो एक साथ में प्लॉट लेना, 2 ऑफर्स आपने एक्सेप्ट कर ली। उसने कहा कि जी नकद 70 पे है और उधार में जो है वो 80 पे है, आपने दोनों एक्सेप्ट कर ली कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि नकद दे दूँ तुम्हें कल तक, अगर ना हो सका तो उधार। ये बैफ़ी बैत है। ये नहीं है कि 2 ऑफ़र उसने किए और आपने एक एक्सेप्ट की, ये तो एक ही बै है, ये 2 बै हैं ही नहीं। बैंक वाली बात नहीं समझ रही कि वो कैसे क्या बैंक में बैंक की ट्रांजैक्शन जो है किस्तों के ऊपर, उसमें हम फर्क कैसे कर रहे हैं समझ नहीं। बैंक कारोबार कर रहा है, जो बंदा इंस्टॉलमेंट्स पे बेच रहा है शालमी में, उसकी मार्केट है ना। जो आबिद मार्केट में बैठा है, उसने दुकान खोली हुई है, उसने रिस्क लिया हुआ है, उसने चीज़ें रखी हुई हैं, वो ताजिर है। सब दुनिया उसको कहती है कि वो ताजिर है, वो बिजनेसमैन है। बैंक को कौन ताजिर कहता है? बैंक तो सिर्फ फाइनेंसिंग कर रहा है, वो तो उसको तिजारत बनाने के लिए चीज़ को जाली तौर पे इन्वॉल्व कर रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, बैंक का कोई शोरूम नहीं है वो कहे कि जी ये गाड़ियाँ मेरी खड़ी हैं यहाँ पे। वो तो कह रहा है, जो बंदा आ रहा है वो उसको कह रहा है कि भाई जाओ तुम जाके ले लो। ऐसे हो कि बैंक ताजिर को स्पॉट पेमेंट पे कर दे, 70,000 पे कर दे, और
कस्टमर को चीज मिल जाए और बैंक कहेगी मैं इस कस्टमर से 70,000 ले लूँगा 12 महीने बाद, तो ये जायज़ हम ये कह रहे हैं कि बैंक तिजारत कर रहा है कि नहीं। इस केस में तो एक कमोडिटी की ताजिर वाज़ेह है, उसको उलझाने में हमें नहीं जाना चाहिए। वाज़ेह है कि कौन तिजारत कर रहा है कौन है। इसके अंदर तो बैंक भी एक ट्रेड के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन पीछे ट्रेड है, वो हम अलहदा फिर पढ़ेंगे मुजारबा मुशारका में। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि बैंक ताजिर है कि नहीं है, बैंक ताजिर नहीं है, बस ठीक। फाइनेंस कर रहा है। तो अगर यही फाइनेंस जब फाइनेंस कर रहा है ना, वो हम आगे मुशारका में पढ़ेंगे। इस केस में अगर बैंक फाइनेंसिंग करे तो गलत है, लेकिन अगर ताजिर वही फाइनेंसिंग कर रहा है ना, ताजिर तो ताजिर फाइनेंसिंग कर रहा है तो वो सही है। हम ये बात कर रहे हैं कि बै कौन कर रहा है, तिजारत कौन कर रहा है, बस असल बात ये है। ताजिर कर रहा है, बैंक तिजारत नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो फाइनेंसिंग करे और सिर्फ अपना मार्जिन दे दे उस जो उसने पेमेंट लगाई है इस ट्रांजैक्शन, अगर लेट से बैंक ना पेमेंट करे तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी। तो वो जो ताजिर 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है वो क्या है, वो फाइनेंसिंग के बदले नहीं कमा रहा है। वो फाइनेंसिंग के बदले नहीं ना कमा रहा, यही तो हम कह रहे हैं। यही इसी बात को तो समझने की ज़रूरत है। सर मैं आपकी बात समझ गया, उसको इस तरह समझ लेते हैं कि मैं बाइक लेने गया, उसने कहा नगद दो तो 70 की है, किस पर दो, ठीक है। अब हसन भाई ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, मैं वहां से लेता हूँ नगद, पेमेंट मैं उसको कर देता हूँ, और जब तुमने किससे देनी है तुम उसको ना दो तो मुझे दे दो। अब इनके लिए जो ये कर रहे हैं ये सूद जो मुझे समझ आया, क्योंकि इन्होंने तो बीच में फाइनेंस किया ना इन्होंने चीज खरीदी ना इन्होंने चीज बेची, इन्होंने सिर्फ मेरे बिहाफ पे ये साइड में बैठ के लगा मैं पैसे से पैसा बना, मुझे ना बाइक से कर देना फीस से कर सकते। अब मेरे लिए तो वो हो गई बै हो, आपकी अगर आप सेल कर रहे हैं आपके लिए भी बै, जो ये बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके कर रहे हैं इनके लिए वो सूद हो ऐसे। अब ये जो हम इस तरह बैंक एक्चुअली इस तरह करता है आजकल, बैंक अपने ब्रोशर देता है, कहता है आपने बाइक लेनी है आप बाइक ले लो, एसी ले लो, हम उनको पेमेंट कर देंगे, आप हमें दे देना। अब उनके लिए सूद ही है ऐसे ही, लेकिन मेरे लिए बै है और सेलर के लिए भी बै ही ऐसे ही। लेकिन यहाँ अब उसको बैंक को इन्वॉल्व करके उसको नहीं लेनी चाहिए, उसको नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि आप उसके लिए क्लियर है कि बैंक यहाँ दरमियान में मिडल मैन के तौर पे सूदी कारोबार कर रहा है। जो बंदा मार्केट में बैठा है, जो बंदा कारोबार कर रहा है, जिसको उर्फ में हम कारोबारी कहते हैं, जो बिजनेसमैन है, जो चीज़ें ला रहा है बेच रहा है, वो इंस्टॉलमेंट्स पे बेचे, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये बै है, ये हकीकत में बै हो रही है, ये कोई जैली बै नहीं है। आप इसको फेक बै नहीं कह सकते, किसी ने सूद के लिए जो है वो बै घड़ ली है, ऐसा नहीं। बैंकों ने ये काम किया कि उन्होंने सूद के लिए बै को घड़ा है। जैसा ये कह रहे हैं कि बैंक के लिए सूद है, मगर जो बेच रहा है जो खरीद रहा है उसके लिए नहीं। हम ये कह रहे हैं फिर भी चूंकि बैंक के लिए सूद है ना, बैंक के ज़रिए से वो ये फाइनेंसिंग ना करवाए। जो खरीद रहा है उसके लिए जायज़ है। हम कह रहे हैं कि नहीं, वो ना करें, यही तो हम कह रहे हैं ना। जो ऑटोमोबाइल ट्रेडर होते हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने फाइनेंसिंग भी शुरू की है, उनके लिए जायज़ है, उन्होंने पूरा अपना फाइनेंशियल बिल भी खड़ा किया हुआ। इवन ये जो बात है ये बदली वाली बात है, इन्होंने अपने पूरे बैंक्स बना दिए इसी काम पे, वो चीज़ बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं। तो 0% जो ओनर है ज़ाहिर बात है उसकी अपनी चीज़ है, हाँ वो ज़ाहिर बात है, उनके शोरूम है, वो बिजनेस है। पाकिस्तान में जो शुरू हो गया जैसे इंटरनेट वगैरह फर्नीचर की कंपनी है, अगर आपने उनसे कैश में लेना तो कैश में लेने उनके पास इंस्टॉलमेंट कराना उस पर भी उसका माल देते हैं। तो एक रवायत के अल्फाज हैं हज़रत सामुरा से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जिस आदमी ने 2 बंदों से सौदा किया तो वो पहले के लिए, पहले का सौदा जो है वो। नेक्स्ट क्या है, उधार पे ज़्यादा कीमत ली जा सकती है, ज़्यादा तो समन नज़ीर ज़्यादा तिलाजा।
तो उधार पे बेचने पे ज़्यादा कीमत जो है वो ली जा सकती है जबकि दोनों बाहमी तौर रजामंद हो। हाँ, इसकी नस हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये बात है ना साहब कि बस ये एग्रीमेंट पहले होगा कि अगर उधार पे हो तो वैसे पहले ही एग्रीमेंट होगा। हाँ, वैसे पहले वैसे, हाँ, इतना ये नहीं कर सकता। जो लोग ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी फाइन नहीं लगा सकता, किस लेट होने पे फाइन नहीं लगा सकता, वो जायज़ नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये बै के बाद है। ये बै के बाद उसने कीमत में इजाफा किया है। बै के बाद कीमत में इजाफा जायज़ नहीं है। बै कहते हैं बामी रजामंदी से ये तय करने को कि ये चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वो इतनी कीमत दे रहे हैं। तो बामी रजामंदी से अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितनी एक्स्ट्रा पेनल्टी होगी, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि अब ये बै फी बैत है, अब ये दो बै कर रहे हैं जिससे मना किया हमारी शरीयत ने। उसी बै में अगर पेमेंट डिले होगी, हाँ, तो ये एक दूसरी बै होगी ना, बै के अंदर बै हो गई। चीज तो वही है, आप समझे ना, बै से मुराद क्या है? सौदा, सौदा तो वही ठीक है। हाँ, एक सौदा वो हो गया, दूसरा सौदा ये हो गया। सौदे के अंदर सौदा ये हो गया कि अगर कीमत लेट हो गई तो फिर इसी चीज़ की ये प्राइस होगी। ये दूसरी ऑफर और दूसरी एक्सेप्टेंस भी हो गई। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर सौदा ये और पेमेंट डिले होगी तो उसके ऊपर वो डीवैल्यू किया जा सकता है। प्रॉपर्टी छह महीने बाद वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। वो कैसे और चीज़ है? नहीं, हमने कहा था वो बै मुजायदा है। बात को समझें, बै फी बैतैन और चीज़ है। वो बै मुजायदा है। वो ये कहता है कि भाई मुझे नुकसान हुआ है, अब इसकी कीमत मैं ज़्यादा करूँगा। उसकी कीमत ज़्यादा है, अच्छा उसमें जुर्माना है। अच्छा, आपने ये कहा था कि अगर कीमत जो है वो डिले हो जाती है, मुकदमा मुद्दत में अदा नहीं कर सकता, तो मालिक कह सकता है कि ज़्यादा कह सकता है, तो ये भी तो कह सकता है। या वो ये कह सकता है कि बै वापस होगी, तो वो अगर ज़्यादा देने पे तैयार नहीं है तो बै वापस हो जाए। ठीक, सर इसमें भी ऐसे ही होगा ना, मिडल मैन का किरदार। अच्छी बात है, बड़ी क्लैरिटी आई है। सर उसकी जो ये है नस उधार से नस उसमें ये है, असल में एक बात ये ज़हन में रखें, जो जमहूर इसके जवाज़ के कायल हैं वो कहते हैं मुमानियत की नस होनी चाहिए। हाँ, मुमानियत की नस होनी चाहिए। क्यों? नस इसकी क्या है? नस ये अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया। ये बै है कि नहीं है? सौदा हो रहा है कि नहीं? सौदा हो रहा है, ठीक है। अल्लाह ने रिबा को हराम करार दिया, जहाँ पे सौदा इन्वॉल्व नहीं है वो रिबा है। हाँ, बै में से कुछ चीज़ों को हराम करार दिया, बै को मुतलकन हलाल करार दिया। अब कहा कि बै में से बै की कुछ सूरतें हराम है। क्यों? क्योंकि वो रिबा है, ठीक है। तो अब मुमानियत की दलील चाहिए। हाँ, बहस यही, रिबा तो है ही नहीं ना, रिबा इसको कहती नहीं है, कोई भी इसको रिबा नहीं कहेगा। जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, वो इसको इंटरेस्ट इनकम ही लिखते हैं। वो लिखें, वो गलत लिखते हैं। हम तो शरी एतबार से कह रहे हैं ना, शरी एतबार से ये नहीं है। वही जो कुरान ने कहा इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये शुबा तो पैदा हुआ ना, हम कह रहे हैं ये शुबा पैदा होगा। इस शुबे का पैदा होने का मतलब ही यही है कि कुरान ने कहा कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो इतराज़ करते हैं कि बै भी तो उसकी मानेद है, तो उनको अगर शुबा पैदा हुआ तो ये शुबा पैदा होना बनता है उनका। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये कहा कि भाई अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, तुम अपने स्टैंडर्ड्स अपने पास रखो। अल्लाह ने एक स्टैंडर्ड दिया है, इसको हलाल किया, इसको हराम किया, बस। खुदा पर मैं ज़ायद पैसे तब ले सकता हूँ अगर मैं पहले से मुतय्यन करूँ कि अगर तुमने इतनी मुद्दत तक वापस ना दी तो ऐसे जुर्माना, या ये कह रहे हैं? जुर्माना नहीं आयद कर सकते ना, हम यही कह रहे हैं।
जुर्माना नहीं आयद कर सकते। देखें अल्लाह के रसूल ने ये बात ज़रूर कही है, आप सल्लम का ये मामूल भी होता था कि कोई उधार जो है ना आप सल्लम किसी से लेते थे तो अल्लाह के रसूल ज़्यादा करके वापस करते थे उधार। ये आप सल्लम का मामूल था कि आप उधार ज़्यादा वापस करते थे खुशी से। ऑप्शनल में कोई हरज नहीं है। जब वो इजबारी हो जाता है ना, इजबार से मुराद मतलब जबर से, फिर वो सूद है। सिर्फ ज़्यादती भी मना नहीं है, फिर यहाँ से भी यानी इससे भी दलील ये मिलती है कि ज़्यादती मुतलकन मना नहीं है। अगर ऑप्शनल हो तो मना नहीं है, कर्ज पे भी मना नहीं है। आपने किसी से 1000 रुपया कर्ज लिया, आप अपनी खुशी से उसको तय नहीं है, आप उसको 1100 वापस कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लम के मामूलात में से है। अब तो उतना ही वापस कर दें तो बड़ी बात है। अब तो खैर कोई बात नहीं। चैलेंज मिडल मैन का जवाब। हाँ, इमाम बुखारी ये कहते हैं कि इब्ने सीरीन, इब्राहीम, अता, हसन बसरी वग़ैरह ये इसमें हरज नहीं महसूस करते थे। कैसे? जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि इसमें कोई हरज नहीं कि कोई आदमी किसी को कहे बेहाज़त सौब फमा ज़्यादा अला कदा व कदा फ़हुअला, कि भाई ये कपड़ा जाके बेचो। यानी कोई बंदा किसी को कहे, ज़ैद बकर किसी को कहता है यार ये कपड़ा जाके बेचो, ठीक है, इतने का ये कपड़ा है 1000 रुपये का, 1000 से ज़्यादा का जो 1000 से ज़्यादा मिलेंगे वो तुम्हारे, तो वो कहते हैं इसमें कोई हरज नहीं। इसी तरह इब्ने सीरीन ये कहते हैं कि अगर वो ये कहे कि इसको तुम बेचो और जो नफ़ा होगा इससे वो हम 50-50% कर लेंगे, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। क्यों? इसकी दलील क्या? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा अल मुस्लिमून अला शुरूत, उमूमी एक रवायत है, उससे दलील पकड़ ली कि मुसलमान अपनी शर्तों पर है। बाहमी लेन देन के मामले में वो जिस तरह से मामला कर लें, शर्त को पूरा कर लें। नहीं, ये बेसिकली जो है ना उसका एजेंट वकील है, तो वो फिक्स कर रहा है ना एक से कि जितना जो है वो इससे नफ़ा होगा वो 50-50% हो जाएगा। या ये 1000 का है जी, पहले फिक्स करना जरूरी होगा। एक एतबार से फिक्स है ना, ये 1000 का कपड़ा इससे ज़्यादा जितने तुमने कमा लिए, एक एतबार से फिक्स। लेकिन ये है कि दोनों तरफ से मिडल मैन ही ये जायज़ नहीं है। एक प्रॉपर्टी डीलर जो है बायर की तरफ से भी मिडल मैन है और कस्टमर की तरफ से भी मिडल मैन है, ये इसको मिडल मैन नहीं कहते। नहीं, लेकिन अगर वो दोनों पार्टी को इकट्ठा बिठा देता है, जैसे प्रॉपर्टी का तो उसूल ही बन गया हुआ ना, लेकिन नहीं मतलब ठीक है ना, मालिक को भी बिठा देता है, बायर को भी बिठा देता है, दोनों को कहते हैं कि आप बैठते हैं ऑफिस में, आप ये डिसाइड कर लेंगे इनका प्लॉट है, आप मेरे सामने बैठते, कहते हैं 1% मैंने आपसे लेना, 1% मैंने आपसे लेना। देखें एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि ये जिस तरह से हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स कर रहे हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। वो बेसिकली एजेंट और वकील का रोल नहीं प्ले कर रहा है। एजेंट और वकील तो एक का ही होता है ना, मुकदमा जाके जो लड़ रहा है वो मुलजिम का लड़ेगा या मुद्दई के लड़ेगा, दोनों की तरफ से थोड़ा लड़ेगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि वो अगर सिर्फ उनको बिठाने का ले रहा है ना, तो वो तो सर्विसेज कोई नहीं दे रहा। अगर तो वो सर्विसेज चार्जेस ले, इसमें भी कोई हरज नहीं है, वो दोनों से भी ले सकता है। इस बात को ज़रा थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है। वो ये कहता है कि यार आपकी ना डॉक्यूमेंटेशन मैं करवा दूंगा, अभी एक सर्विस है जिसके चार्जेस ले। दूसरे को भी कहता है आपकी भी मैं करवा दूंगा, ये एक सर्विस वो उसको भी फराम कर रहा है, चार्जेस ले, दोनों तरफ से ले, कोई हरज नहीं।
हाँ, वो ये कहे कि आप दोनों को मैं बिठा देता हूँ टेबल पे, आप दोनों सौदा करें, इसका 1% मैं लूँगा। तू भाई कहाँ से आ गया? तू कहाँ से आ गया? वो सर्विसेज का 1% ले रहे हैं। सर्विसेज का तो ले रहा सर, खाली बिठाने का तो नहीं ले रहा। वो अखबार में इश्तहार भी दे रहा है, अपना पैसा खर्च रहा है। एक बात जो है ना, एक बात थोड़ा सा उसको क्लियर समझ रहा हूँ मैं बात। बहुत सारे लोग हैं कारोबार, थोड़ा सा ना बात को ज़रा क्लियर करने की ज़रूरत है ना। सर्विसेज के चार्जेस लेने में मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि वो सर्विस फराहम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार मुझे किराए पे मकान चाहिए। अब वो मुझे कहता है कि भाई 10 मकान दिखाऊंगा, हर मकान दिखाने के 1000 लूँगा या 500 लूँगा, कोई हर्ज नहीं। वो जा रहा है ना, पेट्रोल खर्च कर रहा है ना, ठीक है। ये होता नहीं है, ये मार्केट में नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। ये सर्विस है बेसिकली। देखिए उसका वक़्त लग रहा है, ये समझ में बात आती है। होता क्या है, फ़ोन आया, ठीक है जी मैंने मकान बेचना है। दूसरा फ़ोन आया, मैंने मकान ख़रीदना है, आ जाओ मेरे ऑफिस में। बैठ गए, टेबल पे बस बिठा दिया, उन्होंने सौदा तय किया, इसमें मेरा 1% है। 1 करोड़ का मकान बिका है, 1 लाख इसको दा। हाँ, अब ये बहुत अहम बात है आपकी। हाँ, इसी को तो मैं कह, बाय और सेलर को कनेक्ट करने के ये चार्जेस ले, ये काम वो करे। नहीं मैं नहीं कह रहा। अगर वो ये कहते हैं ना मैं सर्विस चार्ज ले रहा हूँ, उनका सौदा ना हो तो फिर भी वो उसका हकदार बनता है। वो क्यों नहीं लेता? सर्विस चार्ज का मतलब तो ये है कि भाई आप आके बैठ गए, सर्विस तो मैंने दे दी है, अब आपका सौदा हो या ना हो मुझे तो मेरे पैसे दें। बेसिकली वो उसको सर्विस चार्जेस नहीं दे रहे होते, वो उसे उस सौदे के पैसे दे रहे होते हैं। वो सौदा उन्होंने किया है, ठीक है, उस सौदे का इससे क्या ताल्लुक, यानी वो पार्टीज तो वो हैं। हाँ, इसका ताल्लुक सिर्फ सर्विसेज से है। सर्विसेज चार्जेस अगर इसने लेने हैं और उस मामले को क्लियर करना है तो वो ये उन पे क्लियर करे कि भाई सौदा हो ना हो, मैंने तुमको मिलाया है, मैंने मेहनत की है, इस मेहनत का इतना पैसा। अभी जो कमीशन लेता है वो प्रॉपर्टी डीलर, इसकी रद्द की क्या जवाब है? ये क्यों जायज? कौन सा? कर भी रहे हैं, वो कहता है जी मैं 1% लूंगा, ठीक है। इसमें उनको भी ये फायदा है कि जब ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ तभी देने पड़ेंगे। जो ये काम नहीं करते थे वो काम करते हैं बीच में 5-10 इस रद्द का क्या जवाब है? असल बात यह है कि किसी का माल जब आप ले रहे हैं ना, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप किस उसूल के तहत ले रहे हैं। आपस में रजामंदी से ले रहे हैं, आपस में पहले ये अरेंजमेंट हो जाए कि जब भी आप मेरे घर में देखें, अगर आप रजामंदी की बात कर रहे हैं ना, तो ना कस्टमर ये चाहता है मेरा 1% जाए, ना बायर ये चाहता है। सीधी सी बात है, वो दोनों नहीं चाह रहे होते। आप बीच में गारंटर हैं, हाँ, वो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बेईमानी नहीं। मामले को अगर हमने क्लियर करना है ना, तो उसकी सूरत एक ही है, सर्विस चार्जेस हों। सर्विस चार्जेस वो एक अल्टरनेट मोड आप बता रहे हैं, उससे बेहतर हो। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी वाला जो आप बता रहे हैं काम है, ये गलत है कि क्यों है? शरीयत ये गलत इसलिए है कि उन दोनों का पैसा जा रहा है और वो दिल से रजामंद नहीं होते। वो इस बात को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ना है, फिर वो उसके पास आ गई कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो उसके लिए लेकिन कभी ट्रांजैक्शन तब होती है कि उसका बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होता है। असल बात यह है कि आप एक पूरे सिस्टम में मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, आप एक पूरे सिस्टम में बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें बात यह है, अगर मुझे मकान जो है ना वो डीलर के बगैर मिल रहा होगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं कर नहीं, हाँ, मिलता नहीं मिलता, बहुत देर लगेगी। देखिए बात मिल जाता है, आपको बहुत देर लगेगी। बात वही है ना, बात यह है कि एक मोनोपोली कायम होगी। हम यही तो कह रहे हैं ना, एक पूरा सिस्टम आपने खड़ा कर दिया है जो गलत सिस्टम है। हम ये बात कर रहे हैं, उस सिस्टम की वजह से मसाइल पैदा हुई हैं और अब हम ये चाहते हैं कि जी नहीं, हम उस सिस्टम को वजह जवाज़ दे दें। नहीं, हम सिस्टम को वजह जवाज़ नहीं देंगे। सर बात यह है कि आप कोई किसी भी घर बेचना या सेल करना है, वो डीलर के पास मत जाओ। अगर उसको नहीं
नहीं उनको भी लोग पहली कोशिश यही करते हैं, पहली कोशिश लोगों की यही होती है। तो इसका मतलब है कि डीलर ऐसी वैल्यू ऐड कर रहा है जो कि अगर वैल्यू ना ऐड करे तो दूसरे बंदे को मुश्किल ज़्यादा है। इसीलिए वो कहता है यार कि 1% कम है तो डीलर की सर्विस है ये बेहतर है 1%, तभी वो लेगा। असल बात देखें, बात यही होती है कि जो डीलर ले रहा है ना, बाद रवायात में ये अल्फाज हैं कि कोई किसी मुसलमान भाई का माल उसकी दिल की रजामंदी के बगैर ना खाए। 2% भी ले लेते हैं, दिल की रजामंदी, ये अल्फाज भी हैं। हमें साफ़ सुथरे काम की तरफ आना चाहिए। बात साफ़ सुथरा काम नहीं है ये। उसको अगर रद्द कर रहे हैं तो कोई सर कोई जवाब बताए। ये तो आपने बताइए ना कि दिल इस तरह तो मेरा दिल नहीं करता मैं जाके दवाई वाले को भी मेडिकल स्टोर दिल तो नहीं करता, अब वो देने पड़ते हैं। भी बहुत पैसे दे रहे हैं, बात समझ में आती है। नहीं कमीशन की जगह बंदा लिखवा ले, सर्विस चार्जेस इतने हो गए। हम बात कर रहे हैं, देखें बात ये, जब भी किसी का माल किसी जायज़ तरीके से हासिल किया जाता है ना, फिर दिल ना भी हो, कानूनी जवाज़ नहीं होता उस दिल ना होने का। मिसाल हम यही बात तो कर रहे हैं ना, मुशारका बनाएंगे, मुजारबा बनाएंगे, आप बै बनाएंगे, आप वक्फ बनाएंगे, आप हिबा बनाएंगे, आप विरासत बनाएंगे, मतलब कोई ज़राए हैं ना। एक माल दूसरे के पास जाता है, किसी जायज़ ज़रिए से जाता है ना। आप कहते हैं हिबा के ज़रिए से एक माल दूसरे को चला गया, गिफ्ट हो गया जी, हाँ जी, ये विरासत के ज़रिए से मुंतकिल हो गया, ये बै के ज़रिए से मुंतकिल हो गया। वो शरीयत का कौन सा प्रिंसिपल है जिसके तहत ये माल उन दो पार्टी से इसकी तरफ आ गया? वो कौन सा है? उन्होंने इसको हिबा किया, उनका ये वारिस बन रहा था, वो इस सौदे में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब है क्या? इसने उनको सर्विसेज फराम की हैं, क्या किया क्या? हम और अगर मिसाल के तौर पे मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा होता है तो फिर वो सब बायर और सेलर कभी भी उसके पास आता ही नहीं। ये थोड़ी कि उनकी उसकी मौजूदगी के बगैर वो सर ये आम आदमी तो पटवारी और हम यही कह रहे हैं ना, असल में हाँ, मार्केट में कहा यही जाता है कि ये सर्विसेज हैं। मैंने अब उस पर एक सवाल पैदा किया, उसका जवाब दे दें। अगर ये सर्विसेज हैं तो सर्विस पे क्यों नहीं मिलता, सौदा होने पे क्यों मिलता है? तो वो सर्विस तो नहीं है ना। सर्विस का मतलब यही होता है कि जब सर्विस फराम कर दी गई तो चार्जेस मुझे मिल जाए। सर्विस तो इसको कहते हैं, सर्विस है। ये काम इसने किया या उन दोनों ने किया? देखिए, बेचने और ख़रीदने का काम उन्होंने किया है। वो हाँ, अगर इसने किया होता ना तो वो ऊपर आया है। वो बात जो आई है ना वो बहुत अहम है कि ये मकान तुम बेच दो इतने का, ये हाँ, इस पे जो प्रॉफिट आ रहा है तो ये काम इसने ज़रूर किया है, ये ठीक है, ये जायज़, ये प्रॉपर्टी डीलर, इसमें कोई हरज नहीं है, ये वो सर्विसेज फराम कर। एक का बने तो वो ठीक होगा, दो का बैकवर्ड बने सर जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मिलवाने पे सर्विस चार्जेस ले, जो आप मुतबादिल ले रहे हैं वो एक्चुअली उससे भी वर्स्ट सिचुएशन है। आपने अगर प्लॉट बेचना है, मैं आपको आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कस्टमर मिलवाने पे आपसे 1000 लेता हूँ तो मैं 100 डमी कस्टमर आपके आते हैं, ये बात। और दूसरी बात आप जिस चीज़ को कह रहे हैं ना कि ये सर्विस मिलवाने की सर्विस है, आप सर्विस की डेफिनेशन में सिर्फ मीटिंग को कह रहे हैं। आपका प्लॉट अगर 5 करोड़ का है तो आपको 5 करोड़ का कस्टमर नहीं मिल रहा तो आप एजेंट के पास आ रहे हैं ना कि मुझे वो बंदा ला कर दो कि जो इसको खरीदे और मुझे पेमेंट भी करे। अच्छा, अब ये बंदा है कि ये बंदा खुद ला के नहीं देता, बंदा इसके पास आता है। अच्छा देखिए, सारा निज़ाम हमारे यहाँ इस बात पे खड़ा है, वो भी इसके पास आ रहा है, या तो ये मेहनत करे ना कि जाके मार्केट में बंदा ढूंढे। ऑफिस बनाया वो इनेबलर है ट्रांजैक्शन को, अगर किसी को मिल रहा होता बगैर इसके उसके पास। देखिए, असल में होता यही था, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार नहीं था ना। आज से 100 साल पहले कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बैठा था ना, ट्रांजैक्शन हो रही थी कि नहीं हो रही थी, पूरा सिस्टम चल रहा था ना आपका, किस बुनियाद पे चल रहा था? बस पूरा हमारा पूरा निज़ाम हुआ क्या है, इस
प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार की वजह से कीमतें जो प्लाटों की चढ़ी हैं, जो मकानों की, जो ज़मीन की कीमतें चढ़ी हैं। मार्केट में सर डिमांड और सप्लाई से बढ़ी, आपकी इंडस्ट्री लग गई, आपकी सर्विस सेक्टर बन गया। 100 साल पहले सर्विस सेक्टर भी नहीं था, 100 साल पहले आपकी इंडस्ट्री की दिहाड़ी भी तो चढ़ गई है। हाँ, तो ये तो सर आपकी वो जो डिमांड सप्लाई इकोनॉमी तरक्की कर रही है उसकी वजह से बढ़ रही है। मेरे ख्याल में काफ़ी बात वाज़े हो गई है जो मुझे वाज़े करनी थी, और वो रिकॉर्ड में भी आ गई है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो वकालत नहीं कर रहा, वो वकील एक तरफ से बात करते हैं, वो तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो चीज़ें थी दीन में जो फ़ी सबीलिल्लाह हुआ करती थी। एक ज़माना था मुझे प्लाट की ज़रूरत होती थी, मैं दोस्त को कहता था यार आप आओ, उसको थोड़ा बहुत तजर्बा होता था, वो फ़ी सबीलिल्लाह। गाड़ी ख़रीदनी थी, फ़ी सबीलिल्लाह, ये काम सारे हो रहे थे। हमारे दीन ने सिर्फ ये निज़ाम नहीं दिया, बहुत सारा निज़ाम हमारे यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह चलने वाला है। ज़कात का, सदक़ात का सारा निज़ाम आपका इसके ऊपर खड़ा है। माशरे का जो हमारा जो माशी निज़ाम है ना, वो सारा इस किस्म की कानूनी पेचीदगियों से नहीं भरा हुआ जी। फ़ी सबीलिल्लाह सामने भी होती रही है और आज वो पैसों में होती है, फिर आज से हुकूमत का जाना। तो बात हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना, जिस तरह से हमने कौन सा हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमने कोई हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल, हमने सिर्फ ये कहा है कि इसको जस्टिफाई कर दें बस। आपने जो बात की उसकी जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन मार्केट खुद है, अगर किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन की वैल्यू ना नहीं, मार्केट नहीं। हाँ, हम सिर्फ ये काम करेंगे, हम सिर्फ ये बात कहेंगे कि जी ये फ़लाँ दीन के उसूल के तहत ये रकम लेना प्रॉपर्टी डीलर के लिए जायज़ है। आपने कहा वो सर्विसेज के तहत जायज़ है, मैंने कहा ठीक है, ये आपकी सोच है ना, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये सर्विसेज है जब तक कि उसको सर्विसेज बनाया ना जाए। जैसे मैंने प्लॉट बेचना है, प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं कि मैं आपसे या मैंने किसी का प्लॉट बेचना है, अब उसके जब सर्विस दे दी तो क्यों नहीं दी? क्योंकि जब आपका प्लॉट बिक जाएगा आपकी सर्विस तो तब कंप्लीट होगी ना। मैंने जैसे मकान बनवा लिया, मैंने दिहाड़ी करवा दी, सुबह से किसी मजदूर को लेके आया हूँ, उसको दोपहर को नहीं, जब दिहाड़ी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसे दिहाड़ी दे दूँगा। इसी तरह जब वो प्लाट बिक जाएगा उसमें नहीं, यही हमारा नुक्ता इख्तलाफ यही है, प्लाट बिकना सर्विसेज नहीं है। क्योंकि वो जो कह रहा है ना, ये मेरे ख्याल में ये धोखा दे रहा है कि मैंने प्लाट बिकवाया। प्लाट बिकवाना कोई सर्विस है ही नहीं, वो तो उन दोनों का काम है, उसके तो उन दोनों को पैसे मिलने चाहिए। ये प्रॉपर्टी डीलर उनको बल्कि दे, उनका काम है, उन्होंने ये अकद किया है, उनकी ये क्वालिटी है, इसका इसमें क्या काम है? सर इस तरह तो जब निकाह होता है फिर वो जो है ना जो आते हैं मोल साहब जो है ना कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं उनको पैसे देने चाहिए, जायज़ के लिए वो उनको देते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि देखें अभी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने में कोई लॉ तो मजबूर नहीं करता ना, ये लॉ में कहा होगी जो ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ इनके थ्रू होगी। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये लेट्स से वैल्यू ऐड नहीं करता, इसलिए इसको पैसे लेने का हक नहीं है, फिर तो लोगों को उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। वो बायर सारे रैशनल है, वो क्यों जाएंगे? बात ही है, ला मुझे भी मजबूर नहीं करता मैं बैंक के पास जाऊं, करंट अकाउंट में पैसे रखाऊं, ला मजबूर नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हम मजबूर हैं, करंट अकाउंट मुझे खुलवाना पड़ता है, लेकिन इसके जवाज़ का मतलब ये नहीं कि वो पूरा सिस्टम जायज़ हो गया। इसमें क्या मजबूरी है? प्रॉपर्टी डीलर वाले काम में बायर सेलर की क्या मजबूरी है? बाय सेल वही आप तो कह रहे हैं ना कि हर गली में बैठे हैं, जब पूरा निज़ाम ऐसा बना दिया है, अब लोग एक दूसरे से पूछते ही नहीं है। यानी पहले निज़ाम ये होता था कि लोगों को पता होता था कि भाई एक दूसरे से हमने रहनुमाई ले लेनी है, पूछ लेना है। अब उन्हें पता है कि हमने जाना ही प्रॉपर्टी डीलर के पास है, मतलब पहली सोच ही उसके ज़हन में ये आती है मैंने रेंट पे लेना है, मैंने मकान बेचना है, मैंने इसके लिए पैसे ही खर्चने हैं। मजबूरी बना दी गई है। जैसे करंट अकाउंट बनवाना आसानी है, लेकिन पूरे एक सिस्टम ने वो करंट अकाउंट बनवाना मेरे लिए एक मजबूरी बना दी है कि मैं पैसा उनके पास रखूं। बात यह है कि ये मजबूरी सिस्टम ने क्रिएट की है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप नॉर्मली बात करते हैं दरवाजे खोलने के लोगों के लिए रास्ते खोलने चाहिए। नहीं, मैंने तो कोई नहीं कहा कि ये हराम है या ये है। आप बात कर रहे हैं उसमें अगर एक पेचीदगी है, मेरे साथ आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं डीलर के ना होने की वजह से मेरा नुकसान किस तरह होगा आपको। मैंने मकान रेंट पे दिया, उसका उसने कहा कि किराया है 10,000, ठीक है, डायरेक्टली मैंने
मालिक किराएदार को दे दी, उसके अंदर उसने मुझसे ये लिखवा दिया कि किराया बढ़ेगा 3 साल के बाद 2000। मैंने भी मान ली। मुझे 3 साल बाद जब मुझे मार्केट से पता चला कि किराया तो बढ़ता है हर साल के बाद, अब जो अगर मेरा हर साल के बाद बढ़ता तो 10,000 से मेरा 10% 11,000, उसके बाद 10% 11,000 11,000, अब मुझे डायरेक्ट डील करने से मुझे तो लॉस हुआ। हम देखिए, हमने ये नहीं, इस बात को क्लियर समझे, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको पैसे क्यों दे रहे हैं, हम तो ये कह नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं जब सौदा नहीं हो रहा उस वक्त भी उसको पैसे पकड़ाएं, इसको हकीकी माने में सर्विसेज बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि सौदा हो गया तो आपने पैसे क्यों दिए, बात समझने की कोशिश करें। हम ये कह रहे हैं जब सौदा नहीं भी हुआ, अगर ये सर्विसेज है, अगर आप इसको मानते हैं सर्विसेज है, तो आपके ज़िम्मे वाजिब है, आपके ज़िम्मे वाजिब है कि आप उसके पैसे खा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर के। हाँ, तो आपने क्यों नहीं उसको पैसे दिए इसके? अगर वो देता भी ठीक है, अगर वो उसको खरीद, अगर मुझे पता है कि इसने 2 महीने मेहनत भी की है लेकिन इससे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो उसको आप कह रहे हैं देने चाहिए। तो बिल्कुल देने चाहिए, अगर आप इसको सर्विसेज बना रहे हैं तो देने चाहिए, क्यों नहीं। होगा क्या होगा हम उसको नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि मजदूर की मजदूरी जो है ना वो आपके ज़िम्मे वाजिब है, वो आपके ज़िम्मे वाजिब, अगर आप उसको मजदूरी बना रहे हैं। सर इसको इस तरह डील करें, मतलब एक उसके पास कस्टमर आता है, कहता है मुझे किराए का घर चाहिए, उसको वो दे देता है, फिर किसी कोई दूसरा आता है उसने बेचना है, वो दोनों की आपस में मुलाकात नहीं करा रहा, उनके खुद दोनों से अलग अलग डील है कि आपका है, अच्छा मैं उससे डील करें और फिर पैसे देते सारा कुछ जो हैंडल करे, वो दोनों आपस में नहीं करे, वो करवाए, फिर तो ये एज मिडिल मैन सिंबल ही बनेगा, क्योंकि ये जायज़ है। प्रॉफिट किससे लेगा? प्रॉफिट किसी एक से ले, दोनों से नहीं ले सकते, एक से। बात हो गई यार, सौदा बेचोगे आधे पैसे तुम्हारे आ जाएंगे, प्रॉफिट है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन सौदा नहीं मिलता अमूमन, सब पैसे देने पड़ते हैं जी, अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है, हाँ, सौदा नहीं दिखता, सौदा उस कीमत से उससे नहीं बिकती जिसको मालिक ने कहा मेरी खरीद इतनी सूपर है, तो आप उसको कह रहे हैं फिर उसको भी पैसे देने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अच्छा अमूमन सर ये सर्विसेज नहीं है ना, हम इस बात को समझ, आपको कमीशन दे देना वो क्या करें? बात यह है कि यहाँ आप उसको अपना वकील बना रहे हैं, ठीक है, वकील बना रहे हैं ना, और आपने उसमें पहले से ये मुतय्यन कर दिया है कि इसके बिकने में जो है ना वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें हमने यही बात की थी, इसको थोड़ा सा क्लियर करें, दरमियान में ये सवाल आया भी था। अगर प्रॉपर्टी डीलर, हमने ये नहीं कहा कि ये, हमने कहा इसको सही रुख देने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी डीलर अगर ये काम करता है कि वो, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरा 50 लाख का मकान है, तुम जो है ना इसको 50 में बिकवा दो, 50 से ऊपर जितने तुम्हारे, ये ठीक है। तो बात यह है कि सूरत जो है ना, सूरत को जायज़ करें, जितने का भी बेचोगे, हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अक्सर ये होता है कि परचेजर जो है ना वो एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है, बायर जो है ना दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का होता है। यकीन करें ये 90% जो है सूदों में ऐसा ही होता है, एक परचेजर जो है ना एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है और बायर जो है ना किसी और प्रॉपर्टी डीलर का होता है। वो 1% ऊपर से ले लेता है, वो 1% ऊपर से ले लेता है, पर ये डिसाइड पहले डिसीजन होना था, पहले 50 होते हैं, लेकिन कहते हैं बाकी चीज़ें वैसे ही ये तो जायज़ होगा सर, ये वाली केस तो जायज़ बनता है। हमने सिर्फ एक बात कही है कि जो सर्विसेज फराम कर रहे हैं ना उसके सर्विसेज के पैसे ना मारें बस। अगर आप उसको जब आप ये कह रहे हैं कि ये उसको बिठाने की सर्विसेज ले रहा है, या तो मामला क्लियर कर रहे ना, बिठाने की नहीं सर्विसेज, सौदा करवाने की सर्विसेज है। तो अगर सौदा करवाने की सर्विसेज हैं तो ये बात समझ में नहीं आती कि सौदा करवाना कोई सर्विस है कि नहीं, क्योंकि सौदा वो दोनों कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। या तो इसने उस सौदा करवाने में कोई किरदार अदा किया हो। अगर वो इनके बगैर करते तो शायद डिले से करते
और जितनी अच्छी मार्केट इसकी वजह से स्टैब्लिश हो रही है। मिसाल के तौर पर एक सेलर को ये 3 बंदों से मिलवा रहा है, हो सकता है वो सेलर सिर्फ 1 बंदे से मिलता है, अब वो 3 बंदों से मिलने की वजह से उसको उसकी अच्छी कीमत नहीं है। बात यह है वो 3 बंदों से जो मिलवा रहा है उसे उसका वो कोई पे नहीं ना कर रहा, हम यही बात कर रहे हैं। उन 3 में से इस एक के साथ ही सौदा हो जाएगा, सौदा हो जाएगा। सर मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ ये वाजे नहीं है, यहाँ ये मजहूल बै है, वाजे नहीं हो रहा कि किस चीज़ की सर्विस वो ले रहा है। सर आपकी बात अगर वो एक बात कर रहे जी सौदा हो जाए, भाई क्या सौदा, किस चीज़ का सौदा, किसके साथ सौदा? उसमें ये है कि एक आप किसी ने प्लॉट बेचना है, वो 3 महीने तो कह देते हैं, अब वो दो महीने से लगे नहीं बेच पाए और तीसरा आके 5 महीने बेच देता है, तो जो 2 महीने से लगे उनको तो आप कुछ भी नहीं पे कर रहे। सर ये बात कर रहे हैं कि वो सोसाइटी के अंदर गलत एक प्रैक्टिस है, उसको भी पे होना चाहिए। इससे प्रॉपर्टी डीलर का फायदा है, और बात एक सही रुख पे आ जाएगी, एक कानूनी अंदाज इख्तियार कर जाएगी। सर एक क्लास का टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में बता कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक दोस्त ने सवाल पूछा कि पीसीएस की फ्रेंचाइज है, तो उनको आप पीसीएस वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप इंश्योरेंस जो आप हमें कोरियर वगैरह कर रहे हैं उसके अलावा अब आपको इंश्योरेंस भी करनी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको 3 नोटिस भेज के आपकी फ्रेंचाइज खत्म कर दें। तो वो वैसे कहते हैं कि उलमा कहते हैं इंश्योरेंस नहीं करनी चाहिए, तो वो अब उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो तो इजबारी है ना उसमें आपका इख्तियार नहीं, और अगर ऑप्शनल है तो उससे अवॉइड करें। तो वैसे इंश्योरेंस है ना, कॉन्सेप्ट ठीक है, तरीका गलत है। मतलब वो जो तरीक़ेकार मतलब ये है कि रिस्क को हमें केटर करना चाहिए, रिस्क को हमें कम से कम करना है, इसमें कोई है नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं। इंश्योरेंस करवाना भी चाहिए। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।